हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई क्लास के अंदर। आज हम सॉल्व करने वाले हैं सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के लिए जो कलाम एकेडमी की ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है। इसका माइनर टेस्ट नंबर 10 आज हम सॉल्व करने वाले हैं, जो कि है आपके द्वितीय प्रश्न पत्र यानी कि जीके एंड जीएस का। और इसका हिंदी का पेपर हमने पहले सॉल्व करवा दिया है, तो वो भी जाकर के जरूर देखिएगा। और ये टेस्ट हुआ था 22/2/2026 को। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और अगर आपको इस पेपर की पीडीएफ चाहिए तो इस क्लास के कमेंट बॉक्स के अंदर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है। वहाँ पर आपको इन सारी क्लासों की पीडीएफ मिल जाएगी भाई। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्लास को लाइक करना है और शेयर करना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 आपको दे रखा है, गलत विकल्प का चुनाव कीजिए। तो लैक्टोज में इसमें आपको दे रखा है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, जबकि इसमें होता है आपके ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ठीक है ना, तो ये आपको गलत दे रखा है भाई। इसमें आपका रहेगा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन नंबर पहला ही आपको सम्मिलित हो जाएगा, बाकी सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 नंबर आपको दे रखा है कि निम्न में से वायवीय शोषण के लिए सत्य घटना नहीं है। पहला दे रखा है कि इसमें भोजन का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जो कि सही है। ग्लूकोज के एक अणु से 36 या 38 एटीपी प्राप्त होते हैं, ये भी आपके सही है। इस शोषण में अल्कोहल और CO2 बनती है, जो कि आपके इसमें गलत है भाई। और केवल माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है, तो ये भी आपके कथन गलत है भाई, क्योंकि इसमें अल्कोहल नहीं बनता, इसमें आपके CO2 बनती है, लेकिन अल्कोहल है वो नहीं बनता है भाई। और ये केवल माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है, तो ये भी कथन आपके गलत है भाई। ठीक है ना, तो इसमें आपके रहेगा तीसरा और चौथा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है ये इसमें आपके गलत, यानी कि सत्य घटनाएं नहीं रहने वाली है। और इसमें हम देखते हैं तो शोषण 2 प्रकार का होता है भाई। एक होता है अवायवीय शोषण, एक होता है वायवीय शोषण। तो अवायवीय जो शोषण होता है इसमें आपके ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, और वायवीय शोषण जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति रहती है। अवायवीय के अंदर आपके शोषण पदार्थों का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जबकि वायवीय के अंदर ऑक्सीकरण है वो पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। और अवायवीय के अंदर कम ऊर्जा की प्राप्ति होती है, जैसे मान लो 2 एटीपी की ऊर्जा प्राप्त हो गई। और वायवीय शोषण के अंदर अधिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है, जैसे 36 से लेकर 38 एटीपी तक। और अंतिम उत्पाद के रूप में देखा जाए तो अवायवीय शोषण में बनता है अल्कोहल, और वायवीय शोषण में बनता है CO2 प्लस जल। और इसमें आपके रहेगा तो ये शर्करा का किण्वन होता है अवायवीय शोषण के अंदर। और इसमें आपके रहेगा कि जैसे उच्चतर पादपों तो जीवाणुओं के जो ऑक्सीकरण होते हैं वो आपके ये वायवीय ऑक्सीकरण रहता है भाई। तो ये इस प्रकार से रहता है, 2 प्रकार के होते हैं शोषण, वायवीय और अवायवीय। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 नंबर आपको दे रखा है, कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सत्य कथन का चयन भी कीजिए भाई। तो नीचे आपको कुछ कथन दे रखा है, इसमें से आपको चयन करते हुए बताना है भाई। तो सबसे पहला दे रखा है RBC। तो RBC जो है इसमें आ जाएगा आपके उबिया अवतलाकार, यानी कि इसमें आएगा 3 नंबर। एंटीबॉडी, तो एंटीबॉडी यानी कि प्रतिरोधक क्षमता 2 नंबर। प्लेटलेट्स, तो प्लेटलेट्स में आ जाएगा आपके रक्त स्कंदन, यानी कि 4 नंबर। मोनोसाइड, तो इसमें आ जाएगा आपके मैक्रोप्लिसमैन, यानी कि इसका रहेगा 1 नंबर। तो 3 2 4 1 3 2 4 1 ऑप्शन नंबर 3 जो है ये इसमें आपके बिल्कुल सही रहने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 4 नंबर आपको दे रखा है कि दीर्घ मात्रिक पादप पोषक तत्वों में सम्मिलित नहीं है। तो दीर्घ मात्रिक पादप पोषक तत्व जो है इसमें कौन से सम्मिलित नहीं रहते हैं, तो इसमें आ जाएगा आपके बोरॉन, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपके दीर्घ मात्रिक पादप पोषक तत्व नहीं है भाई। क्योंकि इसमें भी 2 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, एक होता है वृहत यानी कि दीर्घ, और एक रहता है आपके सूक्ष्म। तो दीर्घ में रहता है आपके इसमें कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, और नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, सल्फर है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है। ये सब रहते हैं वृहत पोषक तत्व। एक होता है सूक्ष्म पोषक तत्व, इसमें रहता है फेरस और बोरॉन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, क्लोरीन, निकल, ये सभी आते हैं सूक्ष्म पोषक तत्वों के अंदर। ठीक है ना, तो ये आपके दीर्घ मात्रिक या फिर कह सकते हैं कि वृहत पोषक तत्वों में शामिल नहीं है भाई बोरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5 नंबर आपको दे रखा है, हृदय के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से सत्य कथन कौन से है उनका आपको चयन करते हुए बताना है भाई।
तो सबसे पहला दे रखा है कि हृदय धड़कन की शुरुआत SA नोड से होती है, जो कि आपकी बिल्कुल सही बात है। दूसरा दे रखा है कि एक धड़कन में हृदय द्वारा प्रवाहित रक्त की मात्रा स्ट्रोक आयतन कहलाता है, तो ये भी आपके सही है। तीसरा दे रखा है कि हृदय धड़कन का नियंत्रण हाइपोथैलेमस द्वारा किया जाता है, जो कि आपकी गलत है भाई, क्योंकि हृदय धड़कन का जो नियंत्रण है वो हाइपोथैलेमस नहीं करता है, इसका नियंत्रण होता है मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा। तो ये कथन गलत रहेगा और A और B आपके सही रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 6 नंबर आपको दे रखा है श्वसन पथ होता है। तो श्वसन पथ जो है ये सबसे पहले आपके रहता है इसमें नासाद्वार, यानी कि नासाद्वार से हवा अंदर जाएगी पहले, फिर आएगा आपके फेरिंक्सन, फेरिंक्स के बाद आएगा लैरिंक्स, लैरिंक्स के बाद आएगा ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद रहेगा आपके ब्रोंकाई, उसके बाद आ जाएगा ब्रोंकियोलस, फिर आएगा आपके वायु कुपिका। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपके श्वसन पथ है वो रहने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 7 नंबर आपको दे रखा है विटामिन व रासायनिक नाम से सही सुमेलित युग्म नहीं है। तो कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है उसका चयन करना है भाई। तो विटामिन A का रासायनिक नाम आ जाएगा रेटिनॉल, जो कि सही है। विटामिन B2 का नाम रहेगा आपके इसमें दे रखा नियासिन, जो कि आपके गलत है भाई, क्योंकि इसका जो रासायनिक नाम है वो आ जाएगा राइबोफ्लेविन, ठीक है ना, दूसरा गलत हो गया। विटामिन B9 तो फॉलिक एसिड बिल्कुल सही है। विटामिन D तो कैल्सीफेरोल, ये भी आपके सही है भाई, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 8 नंबर आपको दे रखा है DPT का टीका लगाया जाता है। तो DPT का जो टीका है ये आपके रहेगा इसमें कि DPT का टीका एक तो डिप्थीरिया, कुकर खांसी और टिटनस के लिए लगाया जाता है भाई। तो इसमें आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 9 नंबर आपको दे रखा है निम्न कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से सत्य कथन कौन से उनका आपको चयन करते हुए बताना है भाई। तो सबसे पहला कथन आपको दे रखा है कि अत्यधिक मदिरा के सेवन से अनुमस्तिष्क असंतुलित हो जाता है, जो कि आपकी बिल्कुल सही है। यानी कि जब अधिक दारू पी लेते हैं लोग तो उनका जो अनुमस्तिष्क है वो काम करना बंद कर देता है और उनको पता ही नहीं चलता कि वो क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। यानी कि कह सकते हैं कि वो एक ऐसे ही चलना शुरू कर देते हैं। तो अनुमस्तिष्क असंतुलित हो जाता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा दे रखा है मस्तिष्क में संवेदी प्रेरक संकेतों का केंद्र थैलेमस होता है। तो ये भी आपका कथन सही है। जो संवेदी प्रेरक संकेत होते हैं इनका केंद्र है वो थैलेमस रहता है भाई। तीसरा दे रखा है शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण हाइपोथैलेमस द्वारा किया जाता है, जो कि आपकी गलत है भाई, क्योंकि अनैच्छिक क्रियाओं का जो नियंत्रण है ये मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा किया जाता है, न कि हाइपोथैलेमस के द्वारा। तो तीसरा कथन गलत है, इसका आंसर रहेगा आपके 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 10 नंबर आपको दे रखा है निम्न में लैंगिक संसर्ग द्वारा होने वाले रोग है। तो लैंगिक संपर्क के द्वारा, लैंगिक क्रियाओं के द्वारा जो रोग होते हैं उनका आपको बताना है कि कौन कौन सी रोग है उनके द्वारा होते हैं भाई। तो इसमें आ जाएगा सबसे पहले एड्स लैंगिक संपर्क से होता है। दूसरा आ जाएगा हेपेटाइटिस, ये भी होता है। गोनेरिया भी होते हैं, और ल्यूकोरिया, ये चारों के चार रोग है वो लैंगिक संसर्ग से होने वाले रोग रहते हैं भाई। इसमें आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 4, 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 11 नंबर आपको दे रखा है विडाल परीक्षण किस रोग की पुष्टि के लिए किया जाता है। तो विडाल परीक्षण जो है ये टाइफाइड के पुष्टि करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर रहेगा आपके 2, विडाल परीक्षण टाइफाइड के टेस्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 12 नंबर आपको दे रखा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर सत्यकूट का चयन कीजिए। इसमें सत्यकूट कौन सा है उसका आपको चयन करना है भाई। तो सबसे पहला दे रखा है आपको प्लेग रोग। तो प्लेग रोग जो है ये आपके रहता है जीवाणु जनित रोग। तो पहले में आ जाएगा 4 नंबर। फिर दे रखा है आपको गलसुआ रोग। तो गलसुआ में आ जाएगा आपके विषाणु जनित रोग, यानी कि 3 नंबर। फिर दे रखा पायरिया। तो पायरिया में आ जाएगा आपके प्रोटोजोआ जनित रोग। पै मतलब पायरिया, पै मतलब प्रोटोजोआ। तो इसमें आ जाएगा 2 नंबर। एथलीट फुट। तो एथलीट फुट के अंदर रहेगा आपके कवक जनित रोग, यानी कि 1 नंबर। तो 4 3 2 1, 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर 1 जो है ये आपकी बिल्कुल सही रहने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 13 नंबर आपको दे रखा है वर्णांतता के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो वर्णांतता के बारे में कुछ कथन दे रखे हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन से कथन सत्य नहीं है भाई। तो सबसे पहले आपको दे रखा है कि इसमें रोगी लाल व हरे रंग में भेद नहीं कर पाता है, जो कि बिल्कुल सही बात है। वर्णांतता यानी कि वर्ण का मतलब रंग,
तो रंगों की जो अंधता आती है उसे कहते हैं आपकी वर्णांधता। इसमें लाल रंग और हरे रंग के अंदर है वो रोगी भेद नहीं कर सकता, तो ऑप्शन नंबर इसका जो पहला कथन है ये सही है। इसमें मुख्य रूप से मादा प्रभावित होती है, तो ये आपकी गलत है भाई। इसमें ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि केवल मादा ही प्रभावित होती है, मादा और नर दोनों इसमें प्रभावित हो सकते हैं। और इसमें अगर देखा जाए तो पुरुष अधिक रोगी होते हैं इसके, ठीक है, क्योंकि ये रोग पुरुषों में अधिक होने का कारण ये है क्योंकि पुरुष में केवल एक एक्स गुणसूत्र होता है, और यदि इस गुणसूत्र में जो आपके रंगा कोशिकाएं बनाने वाले जो जीन होते हैं वो अप्रभावी विकल्पी हो तो शंकुओं का निर्माण नहीं हो पाता है, ठीक है ना। इसलिए ये इसमें आपके मादा प्रभावित नहीं होकर के पुरुष है वो ज़्यादा प्रभावित रहते हैं। इसमें रोग वाहक पुरुष होता है, तो इसमें रोग वाहक जो है ये आपके पुरुष होते हैं। इसमें कोई ऐसी जरूरी नहीं है कि रोग वाहक पुरुष ही होते हैं भाई, तो ये कथन भी आपके गलत है, ठीक है। तो इसमें आपके रहेगा कि ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपके कि सत्य नहीं है तो बी और सी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है ये इसमें आपकी बिल्कुल सही रहेगा भाई। और इसमें आपके रोग वाहक के रूप में देखा जाए तो स्त्री स्वयं इस रोग से पीड़ित नहीं होती है, जबकि वह वाहक के रूप में भूमिका जरूर निभाती है, यानी कि स्त्री खुद को तो ये रोग नहीं होता लेकिन ये वाहक के रूप में जरूर कार्य कर सकती है। तो इसमें आपके रहेगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 14 नंबर आपको दे रखा है, प्रोटॉन के संदर्भ में गलत कथन चुनिए। तो प्रोटॉन के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है भाई? तो हम प्रोटॉन जंतु और पादप दोनों स्रोतों से प्राप्त करते हैं, जो कि सही है। प्रोटॉन हमारे शरीर के रचक खंड जैसे बिल्डिंग ब्लॉक कहलाते हैं, तो ये भी आपके सही है। हमारे शरीर के वजन का 30% हिस्सा प्रोटीन का होता है, तो 30% हिस्सा प्रोटीन का होता है, ये कथन गलत है भाई। और प्रोटीन एमिनो अम्ल से बने होते हैं, तो ये भी कथन आपके सही है। तो इसमें रहेगा गलत कथन, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये इसमें आपके गलत हो जाएगा भाई, क्योंकि प्रोटीन जो शब्द है ये आपके बर्जीलियस तथा मुल्डर द्वारा दिया गया था। इसमें कैलोरी मान रहता है आपके 4.2 किलो कैलोरी प्रति ग्राम, ठीक है ना। प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तत्वों से बने एमिनो अम्ल के अणुओं से बनते हैं। प्रोटीन एमिनो एसिड के बहुलकीकरण से बनते हैं, और प्रोटीन हमारे शरीर के रचक खंड कहलाते हैं, ये भी आपके सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 जो है ये हो जाएगा गलत कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 15 नंबर आपको दे रखा है, और ये जो आपको दे रखा था ना कि 25% 30%, तो इसमें 30 नहीं होगा, ये आपके शरीर का 20% हिस्सा जो है ये प्रोटीन का रहता है भाई, तो ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 15 नंबर आपको दे रखा कि कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है। तो वसा में घुलनशील कौन सा नहीं रहता है, तो इसमें आ जाएगा आपके राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन जो है ये वसा में घुलनशील नहीं रहता भाई। बाकी ए, डी, ई, के ये चारों विटामिन है वसा में घुलनशील होते हैं, और बी, सी जो विटामिन है, विटामिन बी और विटामिन सी, ये दोनों पानी के अंदर घुलनशील होते हैं। इसकी ट्रिक होती है जैसे बी और सी, यानी कि भैंस गई पानी में, तो विटामिन बी और सी जो है ये दोनों पानी में घुलनशील होते हैं, बाकी सभी विटामिन है वसा के अंदर घुलनशील रहते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 16 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से असुमेलित युग्म है। तो कौन सा युग्म असुमेलित है उनका आपको चयन करते हुए बताना है भाई। तो सबसे पहले आपको दे रखा है कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी, मोतियाबिंद और जीरोफ्थैलेमिया रोग होता है, जो कि आपके इसमें बिल्कुल सही है। दूसरा दे रखा है कि विटामिन डी की कमी से रिकेट्स या फिर ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है, तो ये भी कथन सही है। विटामिन ई की कमी से नपुंसकता या फिर क्रिएटिन, यूरिया ये सभी रोग रहते हैं, तो ये भी आपके सही है। विटामिन सी की कमी से बेरीबेरी या डायफिरिया रोग होता है, बेरीबेरी और डायरिया रोग होता है, जो कि इसमें आपके गलत है, क्योंकि विटामिन जो आपकी सी है इसकी कमी से ये रोग नहीं होता भाई। विटामिन सी कमी से स्कर्वी रोग होता है, जिसे नाविक रोग भी कहते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपके असुमेलित युग्म हो जाएगा भाई। और विटामिन के की कमी से तो रक्त का थक्का नहीं जमना वो रोग रहता है इसमें विटामिन के की कमी से, तो वो भी साथ में ध्यान रखना आपको। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 17 नंबर आपको दे रखा है भाई। यहाँ 3 कथनों के पश्चात 2 निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। इन दिए गए कथनों के निष्कर्षों को पढ़कर उत्तर का चयन कीजिए। कथन दे रखे हैं, निष्कर्ष दे रखे हैं, और नीचे दिए गए उत्तर से कूट से आपको उत्तर चयन
करना है भाई। तो सबसे पहला कथन आपको दे रखा है कि सभी चांदी के सिक्के सोने के सिक्के हैं। जो चांदी के सभी सिक्के हैं वो सोने के सिक्के हैं। सभी एल्यूमिनियम के सिक्के सोने के सिक्के हैं। तो सभी जो एल्यूमिनियम के सिक्के हैं वो भी आपके सोने के सिक्के रहते हैं। यानी कि अगर ऐसा देखा जाए तो एक ये बड़ा वाला सर्किल गोला हो गया सोने का, और तीसरा कथन क्या कहता है वो देख लो पहले। तो कुछ चांदी के सिक्के एल्यूमिनियम के सिक्के हैं। अच्छा, मतलब ये दोनों इसके अंदर है और दोनों आपस के अंदर ऐसे एक दूसरे पे थोड़ा बहुत है वो रहते हैं। तो इसमें आपके बड़ा वाला हो जाएगा सोने का सिक्का, इसके अंदर कौन सा चांदी का सिक्का, और इसके अंदर कौन सा एक और एल्यूमिनियम सिक्का। तो इस प्रकार ये 3 कथन आपको दे रखा है। और इसे निष्कर्ष दे रखे हैं कि कुछ सोने के सिक्के चांदी एल्यूमिनियम दोनों के हैं। तो कुछ सोने के सिक्के ऐसे हैं जो चांदी भी है और एल्यूमिनियम भी है। तो ये कथन तो आपके बिल्कुल सही है भाई, क्योंकि कुछ चांदी भी है, तो ये वाला कुछ सिक्के है वो चांदी भी है, और कुछ सिक्के है वो एल्यूमिनियम के भी है, और ये सोने के तो है क्योंकि सर्कल के अंदर है। तो पहला कथन आपके पहला निष्कर्ष बिल्कुल सही दे रखा है। दूसरा दे रखा कि सभी सोने के सिक्के एल्यूमिनियम के सिक्के हैं। गलत, सभी सोने के सिक्के एल्यूमिनियम के सिक्के नहीं है, जबकि सभी एल्यूमिनियम के सिक्के सोने के सिक्के हैं। ठीक है, क्योंकि सोने वाला सर्कल बड़ा है, इसके अंदर सारे एल्यूमिनियम के सिक्के हैं, तो सभी सोने वाले तो एल्यूमिनियम के अंदर आएंगे नहीं। तो इसमें दूसरा कथन आपके गलत है भाई। तो इसमें रहेगा कि केवल पहला निष्कर्ष है वो अनुसरण करता है। तो इसमें रहेगा ऑप्शन नंबर 4, केवल एक निष्कर्ष है अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 18 नंबर आपको दे रखा है। नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन के बाद 2 कार्यवाही तरीके 1 और 2 दिए गए हैं। कथन को तथ्य मानते हुए और तय करें कि सुझाए गए कार्यवाही के कौन से तरीके तार्किक रूप से इनका अनुसरण करते हैं। तो कथन आपको दे रखा है कि एक राज्य में यह देखा गया कि कम उम्र में विवाह के कारण प्रसव के दौरान महिला मृत्यु दर में वृद्धि हो रही है। तो कार्रवाई के तरीके दे रखे हैं आपको। तो डॉक्टर या दाइयों को कम उम्र की महिलाओं का प्रसव कराने से बचना चाहिए, यानी कि जो कम उम्र की महिला हैं उनको प्रसव करवाने से बचना चाहिए। दूसरा दे रखा कि सरकार को कम उम्र की गर्भवती माताओं को आर्थिक मदद देनी चाहिए। तो इसमें आपके दोनों ही है वो सही नहीं रहने वाला, दोनों अतार्किक रहेगा, क्योंकि डॉक्टरों को प्रसव से बचाने के लिए कहना मतलब मृत्यु दर को बढ़ाने जैसा है भाई। डॉक्टर अगर जानकार होते हैं, अगर वो प्रसव करवाते तो शायद जान बच भी जाए, अगर वो नहीं करवाएंगे तो फिर तो जान जानी जानी है। तो पहला कथन आपकी इसमें अतार्किक है। और दूसरा आपको दे रखा है, तो इसमें केवल आर्थिक मदद से समस्या समाधान नहीं होता भाई, इसके लिए शिक्षा है, कानून का पालन जरूरी होता है, और ये समस्या स्थायी समाधान नहीं है। ये जो आपको दे रखा है कि मदद करनी चाहिए, ये इसका कोई स्थायी समाधान नहीं है, इसलिए दी गई जो कार्रवाई है वो समस्या का समाधान नहीं करती है। तो ये भी आपके इसमें समस्या का समाधान नहीं रहेगा। तो इसमें रहेगा आपके न तो 1 और न ही 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल आपके सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 19 नंबर आपको दे रखा है कि दिए गए प्रश्न में 2 निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं, जिनके पहले एक कथन दिया गया है। कथन में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए किसी उचित संदेह से परे तार्किक रूप से निकाले गए निष्कर्ष का चयन कीजिए। यानी कि जो आपको कथन में दे रखा है उसको 100% सही मानते हुए आपको निष्कर्ष पर ध्यान देना है। तो कथन आपको दे रखा है कि कड़ी मेहनत सफलता की कुंजी है। ठीक है ना, ये तो आपको दे रखा कथन। अब इसमें आपको 2 निष्कर्ष दे रखे हैं। तो सभी सफल लोग मेहनती होते हैं, तो सभी सफल लोग मेहनती होते हैं, ये कथन तो गलत है भाई, क्योंकि कथन में सफलता के लिए कड़ी मेहनत को कुंजी बताया है, लेकिन ये नहीं कहा है कि इसके अलावा सफलता का कोई अन्य तरीका नहीं है, जैसे स्मार्ट वर्क हो गया, इसमें कोई ऐसा नहीं कहा गया है। तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि केवल और केवल सफल लोग ही मेहनती ही सफल लोग होते हैं, ये कथन आप नहीं कह सकते भाई। तो पहला अनुसरण नहीं करता है। दूसरा आपको दे रखा कि स्मार्ट वर्क विफलता की ओर ले जाता है, तो ये भी ऐसा नहीं है कि स्मार्ट वर्क है वो विफलता की ओर ले जाता है, क्योंकि ये भी गलत रहेगा, क्योंकि ये कथन स्मार्ट वर्क के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं कह सकते हम कि भाई कुछ लोग ज़्यादा मेहनत करके भी सिलेक्शन लेते हैं, तो कुछ लोग है वो 6-7 घंटे की इफ़ेक्टिव और स्मार्ट स्टडी करके भी सिलेक्शन लेते हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते कि स्मार्ट स्टडी है वो या स्मार्ट वर्क है वो विफलता की ओर ले जाता है। तो ये भी आपका इसके अनुसरण नहीं करेगा। इसमें रहेगा आपके ऑप्शन नंबर 2, न तो 1 और न ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 20 नंबर आपको दे रखा है कि नीचे दिए गए कथन में दिए गई सभी बातों को सत्य मानते हुए तय करें कि निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई के तरीके तार्किक रूप से सही है। तो पहला आपको कथन दे रखा है
कि सड़क दुर्घटनाओं और वाहन चालकों द्वारा अधिक गति से वाहन चलाने के बीच एक मजबूत संबंध पाया गया है, जिससे बड़ी संख्या में लोग हताहत होते हैं। ये तो था आपके कथन। अब कार्रवाई के तरीके आपको दे रखा है। सरकार को ऑटोमोबाइल कंपनियों को वाहनों में एक उपकरण लगाने का निर्देश देना चाहिए, जिससे वाहनों की गति स्वचालित रूप से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक सीमित हो जाए, यानी कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा से ऊपर जाए नहीं। लेकिन यह समस्या की जड़ पर सीधा प्रहार करती है। लेकिन जो इस तकनीक रूप में व्यवहारिक समाधान रहता है, लेकिन ये प्रशासनिक रूप से आपात स्थिति में संभव नहीं होता है भाई। क्योंकि कभी मान लो भाई अर्जेंट भी हो जाए, या कोई मान लो एम्बुलेंस वगैरह जैसा कोई एक्सीडेंट हो गया मान लो, और उसमें किसी को अगर ले जाना हो तो उसमें 50 किलोमीटर अधिक जाए ही नहीं, तो फिर तो क्या ही मतलब है ना। तो ये कोई स्थायी समाधान हम नहीं कह सकते इसमें, तो ये भी आपके इसमें नहीं रहेगा भाई। तो पहला कथन तो आप गलत हो गया कि सड़कों पर स्पीड कैमरे लगाना और उल्लंघन करने वालों पर भारी चालान करना चाहिए, ये सही है भाई। कभी आपातकाल हो जाए तो अलग चीज़ है, लेकिन अगर ऐसे ही कोई चलाते हैं शौक के लिए ज़्यादा स्पीड में, तो उनको कैमरे से कैप्चर करके उन पर भारी चालान करना चाहिए, ये इसका समाधान हो सकता है। तो दूसरा आपके बिल्कुल अनुसरण करता है, तो इसमें रहेगा आपके केवल और केवल दूसरा कथन अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 21 नंबर आपको दे रखा है। कथन एक देश में 3 क्षेत्र जो कि विज्ञान, तकनीकी, वाणिज्य एवं वित्त तथा मानविकी है। विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्र के सभी लोगों के पास व्यावसायिक उपाधियां हैं, और वाणिज्य एवं वित्त क्षेत्र के कुछ लोगों के पास व्यावसायिक उपाधियां हैं, और मानविकी क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति के पास व्यावसायिक उपाधि नहीं है। ये तो हो गया कथन। अब आपको कारण दे रखा है कि निष्कर्ष है कि एक व्यावसायिक उपाधि प्राप्त व्यक्ति निश्चित रूप से विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र से संबंधित होता है। तो ये इसमें आपके ऐसा नहीं है कि भाई जो व्यवसायी जो उपाधि है वो केवल और केवल विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र के अंदर ही है, ऐसा इसमें आपके नहीं रहेगा। क्योंकि वाणिज्य और वित्त क्षेत्र जो है उनके पास भी तो कुछ के पास है, तो वो वाणिज्य या वित्त क्षेत्र का भी हो सकता है, विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र का भी हो सकता है। तो पहला इसमें आपके अनुसरण नहीं करेगा भाई। निष्कर्ष दूसरा आपको दे रखा कि मानविकी क्षेत्र से संबंधित किसी भी व्यक्ति के पास व्यावसायिक उपाधि नहीं है, ये बिल्कुल सही है। तीसरा दे रखा आपको कि वाणिज्य एवं वित्त क्षेत्र के सभी व्यक्तियों के पास व्यावसायिक उपाधियाँ हैं, तो सभी व्यक्तियों के पास नहीं है, लेकिन कुछ एक व्यक्तियों के पास जरूर है, तो ये भी इसका आपके अनुसरण नहीं करता है। तो इसमें रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 2, केवल और केवल दूसरा अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 22 नंबर आपको दे रखा है। दिए गए कथन तथा साथ में 2 क्रमांकित 1 और 2 कार्रवाई पर विचार कीजिए और तय कीजिए कि सुझाई गई जो कौन सी कार्रवाई है जो कि तार्किक रूप से अनुसरण योग्य है। तो इसमें आपको कार्रवाई का बताना है कि कौन सी कार्रवाई करे तो उसमें आपकी सही रहता है। तो कथन आपको दे रखा कि बोइंग 787 ड्रीम लाइनर्स कई तकनीकी खामियों का सामना कर रहे हैं। तो इसमें कार्रवाई आपको दे रखी है कि इनकी उड़ान तुरंत रोक देना चाहिए तथा कार्यशाला में भेजना चाहिए। मतलब इनकी उड़ान को है तुरंत रूप से रोक देना चाहिए और इनको कार्यशाला में भेजना चाहिए, ताकि क्या टेक्निकल प्रॉब्लम है उसका सलूशन निकाला जा सके, जो कि बिल्कुल सही बात है। दूसरी कार्रवाई दे रखी है कि रखरखाव के लिए अनुभवी अभियंताओं को नियुक्त करना चाहिए, ये भी आपके सही है भाई। जो इंजीनियर्स है, जो हायर करते हैं इंजीनियर्स, वो अच्छे टैलेंटेड बंदे होने चाहिए, ताकि इसमें जो कमी है उसको आराम से पकड़ सके और उसका अच्छे से इलाज कर सके। तो ये दोनों ही आपके इसके अनुसरण करती है। तो इसमें आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 2, 1 और 2 दोनों कार्रवाई अनुसरण करती है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 23 नंबर आपको दे रखा है कि एक कथन के पश्चात 2 निष्कर्ष 1 तथा 2 दिए गए हैं। आपको कथन में दी गई प्रत्येक जानकारी को सत्य मानना है, तब दोनों निष्कर्ष पर विचार करके निर्णय लेना है कि कौन सा या कौन से निष्कर्ष अनुसरण करता है। तो इसमें आपके रहेगा, पहला आपको कथन दे रखा है कि जनवरी में अत्यधिक बर्फबारी से कश्मीर के ऊपरी हिस्सों में विद्युत आपूर्ति बंद हो जाती है। यानी अत्यधिक बर्फबारी के कारण जम्मू कश्मीर का जो ऊपरी इलाका है वहाँ पर विद्युत आपूर्ति है वो बंद हो जाती है। तो इसमें निष्कर्ष आपको दे रखा है कि भारत के कुछ भागों के नागरिकों को जनवरी में कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जो कि बिल्कुल सही बात है। दूसरा दे रखा, कश्मीर के कुछ भागों में अन्य भागों की अपेक्षा ज़्यादा बर्फबारी होती है। तो ये भी सही है भाई, क्योंकि अत्यधिक बर्फबारी होने के कारण वहाँ पर बारिश जो है वो बिजली वगैरह है वो चली जाती है या आपूर्ति नहीं हो पाती है। तो ये दोनों कथन आपके इसमें अनुसरण करते हैं भाई।
तो इसमें आपके दोनों निष्कर्ष सही रहेंगे, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 24 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित प्रश्न में एक कथन के बाद 1 और 2 क्रमांकित कार्रवाई के तरीके दिए गए हैं। कथन को सत्य मानते हुए तय करें कि कौन सा या कौन से कार्रवाई के तरीके तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। तो कथन आपको दे रखा है, पूरे देश में फर्जी कॉल के माध्यम से साइबर अपराध में तेजी से वृद्धि हुई है, जिससे नागरिकों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। तो इसमें कार्रवाई के तरीके है कि लोगों को स्मार्टफोन खरीदने से हतोत्साहित किया जाना चाहिए। तो ये कोई इसका भाई कहते हैं ना वो तरीका या कार्रवाई नहीं है कि स्मार्टफोन खरीदो ही मत आप, तो ये तो गलत है। सेवा प्रदाताओं को संदिग्ध कॉल करने वालों से कॉल को चिन्हित करने के लिए कहा जाना चाहिए। हाँ, ये बिल्कुल सही है इसमें कि जो कॉल आ रही है उनको आप, जैसे आपको लगे कि हाँ ये फ्रॉड कॉल हो सकती है, तो उनको तुरंत ही चिन्हित कर देना चाहिए, और जो भी सेवा जो भी अपने सिक्योरिटी वाले हैं, पुलिस वाले हैं, टेलीकॉम वाले हैं, उनको है वो तुरंत रूप से बता देना चाहिए। तो ये आपके दूसरा कदम अनुसरण करता है भाई, तो ऑप्शन नंबर रहेगा इसमें आपके 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 25 नंबर आपको दे रखा है, दिए गए प्रश्न में एक कथन के बाद 2 निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए। कथन को उसके बाद दिए गए निष्कर्षों पर विचार करें और तय करें कि कौन सा निष्कर्ष कथन से निकलता है। ठीक है, तो कथन आपको इसमें दे रखा है कि जो लोग रिश्वतखोरी के खिलाफ बहुत ज़्यादा बोलते हैं, ये वे लोग हैं जिन्होंने खुद रिश्वत ली है। ये तो गया कथन। अब इसमें निष्कर्ष आपको दे रखा है कि सभी लोग भ्रष्ट हैं। तो सभी लोग भ्रष्ट है ये तो आप नहीं कह सकते भाई, क्योंकि कथन केवल उन विशिष्ट लोगों के बारे में बात कर रहा है जो रिश्वतखोरी के खिलाफ बहुत ज़्यादा बोलते हैं, और ये पूरी जनसंख्या के सभी लोगों के बारे में कोई दावा नहीं करता है। तो ये सभी लोग भ्रष्ट है, ये तो कथन गलत हो जाएगा। दूसरा निष्कर्ष दे रखा है कि ये कहना जितना आसान है, करना उतना ही आसान नहीं है। तो ये जितनी हम आसानी से बोलते हैं ना कि भाई है वो रिश्वतखोरी सभी के बहुत ज़्यादा लेते हैं, ये वो ऐसे वैसे, तो ये बोलना जितना, कहना जितना आसान है, ये करना उतना ही कठिन रहता है। तो ये भी इसमें आपके सही नहीं रहेगा, क्योंकि अगर रिश्वतखोरी कोई लेते हैं तो उनको तुरंत रूप से पकड़ना चाहिए, और हम अगर अपने जो नियम वगैरह है, ट्रैफिक वाले नियम हैं और जो भी अपने जो कानून नियम होते हैं, उन सभी का अगर हम सही से पालन करेंगे तो कोई भी आप पर रिश्वतखोरी के लिए कोई भी है वो कहते हैं बाध्यता नहीं रहेगी। तो इसमें आपके दोनों ही कथन है वो अनुसरण नहीं करते हैं भाई, तो इसमें आ जाएगा आपके 1 और 2 दोनों ही नहीं रहेगा। इनके ऑप्शन नंबर 2 जो है ये इसका सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 26 नंबर आपको दे रखा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन के बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। कथन को सत्य मानते हुए तय करें कि उनमें से कौन सा निष्कर्ष कथन में दी गई जानकारी से उचित संदेह से परे तार्किक रूप से अनुसरण करता है। तो इसका पहला कथन दे रखा है कि कोविड महामारी ने तबाही मचाई और दुनिया भर में मौजूदा चिकित्सा बुनियादी ढांचे को दुखद वास्तविकता को उजागर किया था। यानी कि जैसे ही कोविड आया था तो जो देशों की रियलिटी थी ना मेडिकल डिपार्टमेंट के अंदर, तब उनको पता चली कि हाँ अगर हम कितने इस चीज़ के अंदर कमज़ोर हैं, कि कितना मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर कितना कमज़ोर है। अगर एक साथ में 100 लोग भी आ रहे हैं तो भी वहाँ पर है वो खलबली मच रही है हॉस्पिटल के अंदर। तो ये सब है उस समय बहुत ज़्यादा देखा गया था भाई। तो दूसरा अब आपको निष्कर्ष दे रखा है नीचे 2। तो पहला निष्कर्ष दे रखा है कि दुनिया में महामारी के बाद चिकित्सा बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ है। तो दुनिया इसमें आपकी महामारी के बाद सुधार हुआ है, तो सीधे तौर पर कथन दिए गई जानकारी से तार्किक रूप से अनुसरण नहीं करता है, क्योंकि कथन केवल समस्या को उजागर करने की बात करता है, न कि उसके समाधान या सुधार के बारे में। कथन के अंदर हमें इतना ही कहा गया है कि जो समस्या आई तब है वो बुनियादी ढांचे की दुखद वास्तविकता उजागर हुई थी। ऐसा नहीं कहा है कि उसके बाद है वो बुनियादी ढांचे बनने शुरू हो गए थे, ये वो, ऐसा कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। तो पहला कथन आपके इसका अनुसरण नहीं करेगा भाई। दूसरा आपको दे रखा कि महामारी से निपटने के लिए परिष्कृत और मजबूत चिकित्सा सुविधाओं की आवश्यकता थी। ये सही है कि थी ज़रूर, ठीक है ना। तो तभी कहा गया था कि बुनियादी ढांचे को दुखद वास्तविकता का उजागर हुआ है, इसका मतलब है कि उस समय मजबूत और परिष्कृत चिकित्सा सुविधाओं की आवश्यकता थी। तो ये आपके इसका अनुसरण करेगा। तो ऑप्शन नंबर रहेगा 2(1) कि केवल दूसरा कथन या दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 27 नंबर आपको दे रखा कि विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस कथन पर आपको विचार करना है और नीचे दिए गए कथनों में से सत्य कथन कौन सा है उसका आपको चयन करते हुए बताना है भाई।
तो सबसे पहले आपको इसमें दे रखा है कि 21 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति ने इस अधिनियम को मंजूरी प्रदान की थी। तो 21 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति महोदय के द्वारा इस अधिनियम को प्रस्तुति दी गई थी, लेकिन इसको संसद के अंदर 18 दिसंबर को प्रस्तुत कर दिया गया था। तो पहला कथन बिल्कुल आपके सही है। दूसरा कथन आपको दे रखा है कि इसके अनुसार 15 दिवस के भीतर यदि राज्य सरकार द्वारा रोजगार उपलब्ध नहीं करवाया जाता है तो तय दरों पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। तो ये भी सही है। अगर 15 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं करवाया है तो उनको फिर मुआवजे के रूप में विलंब जो मुआवजा है वो दिया जाएगा। तो ये भी आपके सत्य है। तीसरा दे रखा कि इसके अंतर्गत प्रशासनिक व्यय की सीमा बढ़ाकर 9% है वो की गई थी। तो ये भी आपके सही है। पहले इसकी 6% थी और 6 से बढ़ा करके 9% तक कर दिया भाई। तो ये भी कथन आपके सत्य है। तो इसमें तीनों कथन सत्य है। तो इसमें रहेगा ऑप्शन नंबर 3 A, B और C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। और ये जो है आपकी जो योजना थी भारत जी राम मतलब भारत जी विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025, इसका फुल नेम रहता है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण। ठीक है ना। तो इसका फुल नेम ध्यान रखना। ये मनरेगा का नाम चेंज करके ये बनाया गया था। तो इसका 28वां क्वेश्चन देखो आपको दे रखा है भाई कि भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कथनों में से आपको बताना है कि कौन से कथन सत्य रहते हैं भाई। तो सत्य कथन का चयन करते हुए आपको बताना है इसमें। तो पहला कथन आपको दे रखा कि इस महोत्सव का आयोजन 6 से लेकर 9 दिसंबर तक पंचकुला हरियाणा के अंदर किया गया था, जो कि बिल्कुल सही बात है। और इसकी थीम विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत के लिए रखी गई थी। तो बिल्कुल ये भी आपके रहेगा विज्ञान से समृद्धि और आत्मनिर्भर भारत की ओर। तो ये भी बिल्कुल सही कथन है। तीसरा आपको सी दिया रखा कि इस महोत्सव का आयोजन भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान यानी कि IITM पुणे द्वारा विकसित किया गया था, जो कि आपकी गलत है क्योंकि इसका आयोजन करता था पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। ठीक है ना भाई। जो कि रहेगा आपके विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग हो गया, जैव प्रौद्योगिकी विभाग हो गया, CSIR हो गया और विज्ञान भारती हो गई। इन सभी मंत्रालयों ने मिलकर के इसका आयोजन किया गया था। तो ये भी आपके रहेगा गलत। और ये इस महोत्सव का 11वां संस्करण था, ये कथन भी आपके सत्य है। तो इसमें आपके A, B और D कथन सत्य है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके C नहीं, 3 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही रहेगा A, B और D। C इसमें गलत है भाई क्योंकि इसका आयोजन है वो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, जिसमें भागीदार जो मंत्रालय थे वो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, CISR और विज्ञान भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 29 नंबर आपको दे रखा है कि 25 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। ये कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्र प्रेरणा जो स्थल है ये आपके स्थित है भाई लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। और ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की 101वीं जयंती के उपलक्ष्य में ये इसकी स्थापना की गई थी, जो कि आपके लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 23 नंबर आपको दे रखा है राष्ट्रीय आवर्ती आवंटन योजना 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन है वो सत्य नहीं है उनका आपको चयन करते हुए बताना है भाई। तो सबसे पहले आपको दे रखा है कि ये योजना 23 दिसंबर 2025 से प्रभावी हुई थी। तो इसकी जो योजना है ये 30 दिसंबर 2025 से प्रभावी हुई थी, ये कथन आपके बिल्कुल सही रहता है भाई। और दूसरा आपको दे रखा कि यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक अहम पहल है। तो ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक अहम पहल है, ये इसमें आपके कथन गलत रहने वाला है भाई। ठीक है ना। तो दूसरा कथन आपके इसमें रहेगा गलत क्योंकि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की पहल नहीं रहती है, ये आपके दूर संचार विभाग की पहल रहती है। तो दूसरा होगा गलत कथन। तीसरा दे रखा कि इस योजना के तहत 8.3 किलोहर्ट्ज से 3000 किलोहर्ट्ज की आवृत्ति में स्पेक्ट्रम का आवंटन किया जाएगा। तो ये भी आपके इसमें गलत है क्योंकि इसमें आपके 8.3 से लेकर के 3000 गीगाहर्ट्ज तक, किलोहर्ट्ज नहीं गीगाहर्ट्ज तक। ठीक है। तो इस 8.3 किलोहर्ट्ज से लेकर 3000 गीगाहर्ट्ज तक के रेडियो स्पेक्ट्रम के आवंटन के निर्धारित है वो करती है
तो इसमें आपके 3000 किलो दे रखा, जो कि आपके गलत रहेगा। ठीक है ना। तो इसमें पूछा कि सत्य नहीं है, तो बी और सी इसमें आपके सत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 31 नंबर आपको दे रखा है कि 15 से लेकर 16 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जॉर्डन की यात्रा पर रहे। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कथनों में से बताना है कि कौन सा कथन है वो सत्य है भाई। तो सबसे पहला आपको दे रखा है कि इस दौरान जॉर्डन के पेट्रा और भारत के एलोरा के बीच ट्यूनिंग यानी कि सह नगर समझौता हस्ताक्षरित हुआ था, जो कि आपकी बिल्कुल सही बात है। और दूसरा दे रखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ जॉर्डन से सम्मानित किया गया था। तो इसमें आपके नरेंद्र मोदी जी को जॉर्डन का जो आपके ये था ऑफ जॉर्डन, इससे सम्मानित नहीं किया गया था, क्योंकि इसमें फिर आपके इथोपिया के प्रधानमंत्री डॉक्टर अबी अहमद ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को इथोपिया के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया से सम्मानित किया था। तो ये इसमें दिया गया द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ जॉर्डन, जो कि यहाँ पे गलत है, क्योंकि द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया था, वो नहीं कि जॉर्डन था। तो दूसरा कथन आपके गलत है भाई। किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली जॉर्डन यात्रा थी। तो इसमें पिछले 37 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली यात्रा थी। ठीक है ना, न कि किसी भी प्रधानमंत्री नहीं, 37 वर्षों में देखा जाए तो ये भारतीय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, जो कि जॉर्डन की यात्रा पर गए थे भाई। तो ये भी कथन आपके रहेगा सत्य नहीं है। तो इसमें सत्य कथन केवल एक है, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपके 3। केवल और केवल एक कथन सत्य है। और इसमें भी आपके ध्यान रखना है कि ये जो है दोनों देशों के 75वां जो वर्षगांठ था उसके संबंध में ये गए थे, और उनको इथोपिया का ये ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया भी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है ना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 32 नंबर आपको दे रखा है सुल्तान अजमल शाह कप 2025 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो कुछ कथन दे रखे हैं, इस पर आपको विचार करना और कौन से कथन सत्य है उनका आपको चयन करना है भाई। तो सबसे पहला दे रखा है कि इस प्रतियोगिता का आयोजन 23 से 30 नवंबर तक इपोह मलेशिया में किया गया था, जो कि आपके बिल्कुल सही है भाई। इपोह के अंदर जो मलेशिया इपोह है, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया था, जो कि 23 से लेकर 30 नवंबर तक होता है। और इसका जो स्टेडियम था वो रहता है सुल्तान अजमल शाह स्टेडियम। इस स्टेडियम का नाम भी ध्यान रखना आपको, क्या पता नाम पूछ ले। तो ये भी आपकी सही है। दूसरा दे रखा है कि यह एक प्रतिष्ठित हॉकी टूर्नामेंट था। तो ये एक प्रतिष्ठित हॉकी टूर्नामेंट रहता है, तो ये भी आपके कथन सत्य है भाई। तीसरा दे रखा है कि भारत ने बेल्जियम को हराकर इस प्रतियोगिता का खिताब जीता है। तो फाइनल के अंदर मुकाबले में बेल्जियम ने भारत को हराया है 1-0 से। ठीक है, न कि भारत ने, क्योंकि बेल्जियम ने भारत को हराया था 1-0 से, ये ध्यान रखना आपको। और तो तीसरा कथन हो गया आपके गलत। इसमें विजेता रही थी बेल्जियम, उपविजेता आ जाएगी आपकी भारत। और भारत हॉकी टीम के जो कप्तान है उनका नाम था संजय। तो ये नाम भी ध्यान रखना, क्यों क्या पता पूछ ही ले। तो भारतीय हॉकी टीम के कप्तान का नाम क्या था भाई? संजय नाम था इसका। और तीसरा स्थान पर रहता है न्यूजीलैंड, तो वो भी नाम ध्यान रखना, क्या पता तीसरा स्थान ही पूछ ले। तो इसमें आपके ए और बी सही है, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपके 1, केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 33 नंबर आपको दे रखा भाई। हाल ही में किसे जापान के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया था? तो जापान के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया था सनाए ताकाइची। सनाए ताकाइची जो है ये बने थे जापान के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पोत समुद्र प्रताप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सत्य है उनका आपको चयन करते हुए बताना है भाई। तो पहला आपको दे रखा है कि यह पोत गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया था, जो कि बिल्कुल सही बात है। ये भारतीय तट रक्षक बल का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत है, तो ये भी आपकी बिल्कुल सही बात है। और ये समुद्र प्रताप जो है ये 23 दिसंबर 2025 को भारतीय तटरक्षक बल ने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा विकसित स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप यार्ड 1267 को अपने बेड़े में शामिल किया था भाई। तो ये एक प्रदूषण नियंत्रण पोत था, ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है। और 60% से अधिक स्वदेशी घटकों से युक्त ये पोत भारतीय तटरक्षक बल का स्वदेशी रूप से डिजाइन एवं निर्मित पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत है। तो इसमें आपके दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा 3, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 35 नंबर आपको दे रखा है कि युद्धाभ्यास
गरुड़ शक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सत्य है उनका भी आपको चयन करते हुए बताना है अभी। तो गरुड़ शक्ति में पहला कथन आपको दे रखा है कि इसका अभ्यास या इस अभ्यास का आयोजन 3 से लेकर 12 दिसंबर 2025 तक बकलो हिमाचल प्रदेश में किया गया था, जो कि आपके बिल्कुल सही रहता है। हिमाचल प्रदेश के अंदर इसका आयोजन होता है 3 से लेकर 12 दिसंबर तक। दूसरा दे रखा है कि ये भारत इंडोनेशिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास था, जो कि आपकी बिल्कुल सही बात है। भारत इंडोनेशिया का संयुक्त विशेष बल अभ्यास रहता है, जो कि बिल्कुल सही कथन है। सी आपको दे रखा है कि इस अभ्यास का 12वां संस्करण था, तो ये 12वां संस्करण नहीं था, ये इस अभ्यास का 10वां संस्करण रहता है भाई। तो ये का एक कथन आपका रहेगा गलत। तो सत्य कथन रहेगा ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 36 नंबर आपको दे रखा है कि हाल ही में चर्चाओं में रहा मोथा क्या है। तो चर्चा में रहा जो मोथा है ये क्या रहता है भाई। तो इसमें आ जाएगा आपके ये बंगाल की खाड़ी में विकसित एक गंभीर चक्रवाती तूफान था। क्या था भाई, बंगाल की खाड़ी के अंदर विकसित एक गंभीर चक्रवाती तूफान है, जो कि इसका नाम है मोथा, ठीक है ना। और ये अक्टूबर माह में बंगाल की खाड़ी में आया था, ठीक है ना। तो इसका नाम रखा गया था मोथा। और ये मोथा जो है इस तूफान का नामकरण थाईलैंड द्वारा किया गया था, और ये थाई भाषा में मोथा का अर्थ होता है सुगंधित फूल। तो ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है कि मोथा यानी कि आपके थाईलैंड के द्वारा नामकरण किया गया था और अर्थ होता है सुगंधित फूल। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 37 नंबर आपको दे रखा, केंद्रीय साहित्य अकादमी ने सुशील शुक्ल को किस कृति के लिए हिंदी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया था। तो सुशील शुक्ल की रचना रहती है 1/12। इस कृति के लिए इनको बाल साहित्य पुरस्कार भी दिया गया था, और ये रहेगा आपके ऑप्शन नंबर 1। इसी के साथ अगर देखा जाए तो अंग्रेजी के अंदर यह पुरस्कार मिला था आपके नितिन कुशलप्पा MP को। राजस्थानी में मिला था भोगीलाल पाटीदार, जिनकी रचना रहती है आपके पखेरूनी पीड़ा। और संस्कृत में मिली थी आपके प्रीति R पुजारा, जिनकी कृति रहती है आपके बल विश्वम। और उर्दू में मिली थी गजनफर इकबाल को, जिनकी कृति रहती है कौमी सितारे, ठीक है। तो ये 4-5 आपको नाम ध्यान रखना, इनकी कृतियाँ भी आपको ध्यान रखनी है। तो इसमें आपके हिंदी में रहेगा 1/12 सुशील शुक्ल बाल साहित्य पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 38 नंबर आपको दे रखा है कि नवंबर 2025 में गोवा में आयोजित 56वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 के दौरान दिए गए पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार या निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ आपको दे रखे हैं पुरस्कार, सामने दे रखे हैं उनके विजेता। तो इनमें से आपको बताना कि कितने युग्म है वो सुमेलित है, ठीक है ना। सबसे पहला आपको दे रखा है कि पुरस्कार में गोल्डन पिकॉक, जो कि बेस्ट फीचर फिल्म के अंदर, इसे विजेता रहती है आपकी स्किन ऑफ यूथ, जो कि बिल्कुल सही बात है। दूसरा आपको दे रखा है कि सिल्वर पिकॉक बेस्ट डायरेक्टर के अंदर, तो इसमें आपके रहेगा बेस्ट डायरेक्टर में रहेगा संतोष दवाकर। और इनकी जो फिल्म है वो रहती है गोदल। गोदल फिल्म को बेस्ट डायरेक्ट करने के लिए संतोष दवाकर को सिल्वर पिकॉक पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी भी आपके सत्य है। सी आपको दे रखा है कि सिल्वर पिकॉक बेस्ट मेल एक्टर। तो सिल्वर पिकॉक बेस्ट जो मेल एक्टर है ये मिला था आपके एस्ले मेफेयर को नहीं दिया गया था भाई, ये मिला था उबेइमार रियोस को, जिनकी फिल्म रहती है ए पोएट। तो सी कथन आपका गलत है। और डी में आपको दे रखा है कि ICFT यूनेस्को गांधी मेडल, तो ये पुरस्कार लिटिल ट्रबल बॉय गर्ल्स को नहीं मिला था, ये पुरस्कार मिला है एरिक स्वेंसन को, जिनकी फिल्म रहती है सेफ हाउस, ठीक है ना। तो ये भी आपको सुमेलित नहीं है। तो कितने युग्म सुमेलित है, तो 2 युग्म सुमेलित है, ऑप्शन नंबर 2 केवल और केवल 2, ठीक है ना। और इसके अलावा भी देखा जाए तो सर्वश्रेष्ठ जो वेब सीरीज़ है ये मिला था आनंद तिवारी की वेब सीरीज, जिसका नाम है बंदिश बैटिंट्स सीजन 2। इसको है वो बेस्ट वेब सीरीज़ का पुरस्कार भी दिया गया था भाई, तो ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है। और बेस्ट अभिनेत्री का जो सिल्वर पिकॉक पुरस्कार है ये दिया था सोफिया ओस्थान को, जिनकी फिल्म रहती है लिटिल ट्रबल गर्ल्स, ठीक है ना। और सिल्वर पिकॉक विशेष जूरी जो पुरस्कार है ये दिया गया था अकीनोला डेविस जूनियर, जिनकी फिल्म रहती है माई फादर्स शैडो। तो ये भी साथ में आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 39 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कथनों में से सत्य कोड का चयन करते हुए आपको बताना है भाई।
तो सबसे पहले कथन आपको दे रखा है कि 15 दिसंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजकुमार गोयल को भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति प्रदान की थी। तो पहला कथन आपके बिल्कुल सत्य है। 15 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजकुमार गोयल को केंद्रीय सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ दिलाई थी। दूसरा आपको दे रखा है कि मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिश के आधार पर की जाती है, जो कि आपकी गलत है भाई। तो दूसरा कथन गलत हो गया इसमें। तीसरा आपको इसमें दे रखा है कि वर्तमान में केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त के अतिरिक्त 10 सूचना आयुक्त कार्यरत है। तो ये भी कथन आपके इसमें बिल्कुल सही है। मुख्य सूचना आयुक्त के अतिरिक्त इसमें 10 सूचना जो आयुक्त है वो आपके इसमें कार्य करते हैं। और राजकुमार गोयल जो है ये 1990 के बैच के अरुणाचल प्रदेश मिजोरम कैडर के IAS अधिकारी हैं। इन्होंने पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल सामरिया का स्थान लेने वाले हैं। तो इसमें आपके A और C कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर रहेगा आपके 4 A और C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 40 नंबर आपको दे रखा है, भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन सा है? तो भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला जो है ये आ जाएगा बालोद जिला, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर स्थित है भाई। तो ऑप्शन नंबर रहेगा आपके 1, पहला जिला जो कि बाल विवाह मुक्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 41 नंबर आपको दे रखा है कि राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कारों के अंतर्गत वर्ष 2025 हेतु दिए गए विज्ञान युवा शक्ति स्वरूप भटनागर पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ दे रखे हैं पुरस्कार, सामने दे रखे हैं उनके विजेता। तो सबसे पहले पुरस्कार विजेता दे रखा है आपको डॉक्टर वलीडर रहमान। तो वलीडर रहमान को मिला था आपके पृथ्वी विज्ञान, जो कि बिल्कुल सही है। डॉक्टर अंकुर गर्ग को मिला है अंतरिक्ष विज्ञान, जो कि आपके सही है। डॉक्टर जगदीश गुप्ता को दिया गया था कृषि के अंदर, ये भी आपके सही है। और अर्कप्रभा बसु इनको दिया गया था आपके इंजीनियरिंग क्षेत्र के अंदर, तो ये भी आपके सही है। तो इसमें चारों कोड सही है। तो 1 2 3 4 यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है ये इसमें सही रहने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 42 नंबर आपको दे रखा, कालीबाई भील महिला संबल योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कितने कथन सही है उनका आपको चयन करते हुए बताना है भाई। तो सबसे पहले आपको दे रखा कि यह योजना राजस्थान राज्य ओपन स्कूल के माध्यम से विद्यालय छोड़ चुकी महिलाओं और बालिकाओं को माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा का अवसर प्रदान करती है, जो कि बिल्कुल सही बात है। दूसरा आपको दे रखा इसके तहत ओपन स्कूल के समस्त शुल्क जैसे प्रवेश है, पंजीकरण है, परीक्षा आदि का वहन विभाग और लाभार्थी द्वारा कर्म से 60-40 के अनुपात में किया जाएगा। तो ये कथन आपके गलत है, क्योंकि इसमें देखा जाए तो ओपन स्कूल में देय जो प्रवेश शुल्क है और आंशिक प्रवेश शुल्क है, पंजीकरण शुल्क है, परीक्षा शुल्क है और प्रायोगिक विषयों की परीक्षा शुल्क, इसका वहन केवल और केवल विभाग के द्वारा किया जाएगा, न कि लाभार्थी के द्वारा। तो इसमें 60-40 का नहीं रहता, केवल 100% विभाग के द्वारा ही वहन किया जाएगा। ऑप्शन नंबर जो दूसरा है ये आपका कथन गलत है भाई। तो इसमें आ जाएगा सही कथन ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 43 नंबर आपको दे रखा है, विधवा विवाह उपहार योजना के तहत विधवा महिला के विवाह पर राज्य सरकार कितनी राशि उपहार स्वरूप प्रदान करती है? तो राज्य सरकार है वो इसमें 51,000 रुपये का उपहार देती है भाई। तो इसमें रहेगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है ना। क्योंकि कोई भी विधवा महिला जो पेंशन योजना की लाभार्थी है या विवाह करती है तो वह राज्य सरकार जो है वो उसके विवाह पर 51,000 रुपये का उपहार प्रदान करती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 44 नंबर आपको दे रखा है, मिड डे मील योजना के संबंध में निम्न में से असत्य कथन को छांटिए। तो मिड डे मील के बारे में आपको कुछ कथन दे रखे हैं, इसमें से आपको असत्य कथन कौन सा है उनका चयन करते हुए बताना है भाई। पहला दे रखा है कि इस योजना का दूसरा नाम मुख्यमंत्री पोषण योजना है। तो इसमें मुख्यमंत्री पोषण योजना नहीं है, इसका नाम है प्रधानमंत्री पोषण योजना, ठीक है ना। तो पहला ही कथन इसमें आपके गलत है भाई, क्योंकि मुख्यमंत्री पोषण योजना नहीं होकर के इसका नाम रहता है आपके प्रधानमंत्री पोषण योजना। दूसरा कथन दे रखा है कि इसका उद्देश्य प्राथमिक से लेकर कक्षा 8 तक अध्ययनरत बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करना है, जो कि बिल्कुल सही है। इसके तहत कक्षा 1 से 5 तक प्रत्येक विद्यार्थी को प्रतिदिन प्रति छात्र 100 ग्राम तथा कक्षा 6 से 8 तक के प्रत्येक विद्यार्थी को प्रतिदिन प्रति छात्र 150 ग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है, जो कि बिल्कुल सही बात है। और तीसरा हो गया, चौथा आपको दे रखा है कि वर्तमान में योजना के
योजना राज्य के 68,418 सरकारी विद्यालयों एवं संस्थानों में संचालित की जा रही है, यानी कि 67,480 विद्यालयों के अंदर ये योजना अभी वर्तमान में चलाई जा रही है। तो ये भी कथन आपके सत्य है भाई। तो इसमें आपके पहला कथन असत्य हो गया, बाकी सभी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 45 नंबर आपको दे रखा है कि मिलान कीजिए। इसमें कुछ नंबर दे रखे हैं और सामने दे रखा है कि कौन से नंबर किस हेल्पलाइन के रहते हैं। तो महिला हेल्पलाइन, तो इसमें आ जाएगा आपके 181, तो इसमें रहेगा 3 नंबर। चाइल्ड हेल्पलाइन, तो चाइल्ड में आ जाएगा आपके 1098, यानी कि 1 नंबर। गरिमा हेल्पलाइन, तो इसमें आ जाएगा 1090, यानी कि 2 नंबर। तो 3, 1, 2, ऑप्शन नंबर 3 जो है ये इसमें आपके बिल्कुल सही रहने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 46 नंबर आपको दे रखा है। डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत देई 10 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि में केंद्र व राज्य सरकार का अंश भार कर में से है। तो जो आपके डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर अंतर्जातीय जो विवाह होते हैं उसके लिए सरकार 10 लाख रुपए देती है अभी। तो इसमें केंद्र और राज्य का जो आपके योगदान रहता है वो कितना क्या रहता है उसका आपको चयन करना है। तो इसमें आ जाएगा आपके 1.25 लाख रुपए देते हैं केंद्र सरकार के द्वारा और 8.75 लाख रुपए दिए जाते हैं अपने राज्य सरकार के द्वारा, यानी कि इसमें रहेगा आपके ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल आपके सही हो जाएगा भाई, ठीक है ना। 1.2 लाख रुपए तो केंद्र सरकार देती है और 8.75 लाख रुपए केंद्र सरकार नहीं राज्य सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। तो इसमें रहेगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 47 नंबर आपको दे रखा है कि मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना के संबंध में निम्न कथन पर विचार करना है और कौन से कथन सत्य रहते हैं उनका आपको चयन करते हुए बताना है भाई। तो सबसे पहले आपको दे रखा है कि इस योजना के अंतर्गत 18 वर्ष से अधिक आयु के विशेष योग्यजन को प्रति माह 1250 रुपये दिए जाते हैं, जो कि आपकी गलत है भाई, क्योंकि 18 वर्ष से अधिक नहीं, जन्म से लेकर के सभी आयु के जो विशेष योग्यजन हैं उनको 1250 रुपये दिए जाते हैं। तो ये कथन रहेगा आपके गलत। दूसरा आपको दे रखा, कुष्ठ रोग से मुक्त हुए विशेष योग्यजन को 2500 रुपये प्रति माह की पेंशन है वो दी जाती है, जो कि बिल्कुल सही बात है। 2500 रुपये प्रति महीने से अकॉर्डिंग कुष्ठ रोग से मुक्त हुए लोगों को दिए जाते हैं। तीसरा आपको दे रखा, सिलिकोसिस पीड़ितों को प्रति माह 2500 रुपये की पेंशन प्रदान की जाती है, जो कि आपकी गलत है भाई, क्योंकि सिलिकोसिस जो पीड़ित है उनको प्रति माह 1500 रुपये दिए जाते हैं, न कि 2500 रुपये। तो ये कथन भी गलत हो गया। डी आपको दे रखा कि इसकी पात्रता हेतु परिवार की वार्षिक आय 60,000 रुपये अथवा इससे कम होनी चाहिए। तो ये कथन भी आपके सही है। तो इसमें बी और डी आपके सही है, तो ऑप्शन नंबर रहेगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 48 नंबर आपको दे रखा है कि अल्पसंख्यक बहुल्य क्षेत्रों में बुनियादी विकास हेतु संचालित प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के संबंध में सहायता प्राप्ति हेतु क्षेत्र एवं आबादी की क्या शर्तें रहती है। तो इसमें पहला कथन आपको दे रखा है कि क्या शर्तें रहती है, इसमें आपका रहेगा 4 नंबर कथन कि प्रस्तावित क्षेत्र में 15 किलोमीटर की परिधि में न्यूनतम 25% आबादी अल्पसंख्यक समुदाय से हो, यानी कि 15 किलोमीटर का एरिया में देखा जाए, परिधि में देखा जाए तो उसमें आपके 25% आबादी है अल्पसंख्यक, मतलब न्यूनतम 25% तो होनी ही चाहिए, ठीक है ना। और अप्रैल 2022 से इस योजना को पूरे राज्य के सभी जिलों में विस्तारित कर दिया गया था। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 49 नंबर आपको दे रखा है कि गाड़ या लोहार भवन निर्माण अनुदान एवं सहायता योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन आपको दे रखा है कि और असत्य कथन का आपको चयन करना, ठीक है ना। तो पहला कथन आपको दे रखा है कि इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 150 वर्ग गज और शहरी क्षेत्रों में 50 वर्ग गज भूमि का आवंटन किया जाएगा, जो कि बिल्कुल सही बात है। दूसरा दे रखा है कि महाराजा मान सिंह भवन निर्माण योजना अंतर्गत भवन निर्माण हेतु स्वयं को भूखंड होने पर 3 किस्तों में 1.20 लाख रुपए देने का प्रावधान किया गया था, जो कि आपके इसमें गलत है भाई, क्योंकि इसमें महाराणा मानसिंह भवन निर्माण नहीं है। इसमें रहता है कि महाराणा प्रताप भवन निर्माण योजना के अंतर्गत भवन निर्माण के लिए स्वयं का भूखंड होने पर 3 किस्तों में आपको 1.2 लाख रुपये प्रावधान रहता है, जिसमें प्रत्येक किस्त जो है वो आपकी रहती है 40,000 की, ठीक है ना।
और ये मान सिंह भवन निर्माण नहीं है, महाराणा प्रताप भवन निर्माण योजना रहती है भाई, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो दूसरा हो जाएगा गलत। आपको पूछा है असत्य कौन सा है, तो इसमें रहेगा आपके केवल और केवल बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 50 नंबर आपको दे रखा है कि भारत में गरीबी को मापने से संबंधित समिति के संदर्भ में सत्य कथन का चयन कीजिए। तो सत्य कथन कौन से है उनका आपको चयन करते हुए बताना है भाई। तो इसमें सबसे पहला आपको दे रखा है कि सुरेश तेंदुलकर समिति ने आय के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया था, जो कि आपकी गलत है भाई, क्योंकि इन्होंने आय के आधार पर नहीं किया था, इन्होंने व्यय के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया था। तो पहला कथन हो गया गलत। फिर दे रखा कि रंगराजन समिति के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 2090 कैलोरी एवं शहरी क्षेत्रों में 2155 कैलोरी मानक न्यूनतम आवश्यकता है। तो ये भी आपके इसमें रहेगा कि ये भी कथन आपके गलत है, क्योंकि इसमें जो रंगराजन समिति है इन्होंने रखा था ग्रामीण क्षेत्र के अंदर रखा था 2155 कैलोरी, शहरी क्षेत्र में रखा था आपके 2090 कैलोरी। उल्टा दे रखा था, ग्रामीण में तो हो जाएगा आपके 2155 और इसमें आ जाएगा 2090, क्योंकि गांव के लोगों को कैलोरी ज़्यादा चाहिए भाई, वो हार्ड वर्क करते हैं, और शहर के लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर बैठ करके कीबोर्ड चलाते हैं बस, तो वो उनको कैलोरी कम चाहिए होती है, ठीक है ना। तो ये दोनों का उल्टा रहेगा, तो ये कथन भी रहेगा आपके गलत। सी आपको दे रखा कि लकड़ावाला समिति गरीबी निर्धारण हेतु प्रथम आकारिक प्रयास था। तो लकड़ारा जो समिति थी वो गरीबी निर्धारण के लिए प्रथम प्रयास था, तो ये भी आपके गलत है, क्योंकि कार्यदल 1962 गरीबों के निधन हेतु प्रथम आधिकारिक प्रयास था, जो रहता कार्यदल, ठीक है, न कि लकड़ारा समिति। कार्यदल जो बना था 1962 के अंदर, वो गरीबी के निधन के लिए पहला आधिकारिक प्रयास किया गया था, तो ये भी रहेगा आपके गलत। तो सत्य कथन है, तो इसमें सत्य कोई भी नहीं है भाई, ए बी सी तीनों आपके असत्य रहने वाला है, तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 51 नंबर आपको दे रखा, मिलान कीजिए सूची 1 में दे रखे हैं बेरोजगारों का प्रकार, सूची 2 में दे रखे हैं उनके अर्थ, इनको आपको सम्मिलित करते हुए बताना है भाई। तो सबसे पहले आपको दे रखा कि चक्रीय बेरोजगारी। तो चक्रीय बेरोजगारी का मतलब होता है कि बाजार में एक तय समय अंतराल में श्रमिक संबंधी विशिष्ट काम की कमी के कारण उत्पन्न होती है, उसे कहते हैं चक्रीय बेरोजगारी। यानी कि हम कह सकते हैं इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 3। यानी कि पहले में आ जाएगा आपके 3 नंबर कि बाजार के अंदर तय समय के लिए तो आपके रोजगार रहता है, लेकिन एक निश्चित समय के बाद है वो लोग बेरोजगार हो जाते हैं, तो उसे कहते हैं आपके चक्रीय बेरोजगारी। दूसरा आपको दे रखा कि घर्षणात्मक बेरोजगारी। तो घर्षणात्मक बेरोजगारी मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति नौकरी छोड़ देता है या नौकरी छूट जाती है, वह दूसरी नौकरी की तलाश कर रहा होता है ना, तब वो जो बीच की होती है, जब वो घर्षण करता है, रोडों पर घूमता है, तो वो उसे कहते हैं घर्षणात्मक बेरोजगारी। तो इसमें आ जाएगा कि जब कोई व्यक्ति, यानी कि इसमें रहेगा आपके 4 नंबर कि जब कोई व्यक्ति नौकरी छोड़ देता है और नौकरी छूट जाती है, तो वह दूसरी नौकरी की तलाश कर रहा होता है ना, तब जो बेरोजगारी होती है उसे कहते हैं आपके घर्षणात्मक बेरोजगारी। यानी कि इसमें आ जाएगा आपके 4 नंबर, ऊपर वाला में 3 नंबर था, इसमें रहेगा 4 नंबर। फिर दे रखा आपको प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति ऐसे कार्य में नियोजित होता है जहां उसकी उपस्थिति या अनुपस्थिति से अर्थव्यवस्था के उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे कहते हैं आपके प्रच्छन्न बेरोजगारी। यानी कि इसमें रहेगा 2 नंबर। फिर दे रखा पुल्ली बेरोजगारी। तो जो पुल्ली बेरोजगारी है, इसमें आ जाएगा आपके कि ऐसी स्थिति जहां श्रमिक प्रचलित प्राश्रमिक दर पर काम करने के लिए तैयार है, लेकिन काम के अभाव में बेरोजगार रहने के लिए विवश है, वो उसे कहते हैं आपके पुल्ली बेरोजगारी। तो इसमें रहेगा, पहले में रहेगा 3, दूसरे में रहेगा आपके 4, तीसरे में रहेगा आपके 2 पहले, और लास्ट में रहेगा 1। तो 3, 4, 2, 1 ऑप्शन नंबर रहेगा आपके इसमें 3, 4, 1, 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है ये इसका बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 52 नंबर आपको दे रखा है, मानव विकास सूचकांक 2025 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन कौन सा है उनका आपको चयन करते हुए बताना है भाई। तो सबसे पहले आपको दे रखा है इसमें कि ये रिपोर्ट ए मैटर ऑफ चॉइस पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ AI शीर्षक से जारी की गई थी, जो कि आपकी इसमें पूछा असत्य कथन कौन सा है, ठीक है, जो कि आपके बिल्कुल सत्य रहेगा। फिर दे रखा भारत को इस सूचकांक में 193 देशों में से 124वां स्थान प्राप्त हुआ था, जो कि आपके इसमें गलत है अभी, क्योंकि भारत को इसमें 133वां स्थान प्राप्त हुआ था 193 देशों में से, ठीक है ना।
और तो इसमें आपका रहेगा ये कथन हो जाएगा आपका गलत। फिर आपको दे रखा है कि सूचकांक में आइसलैंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था, तो ये भी आपके सही है। दक्षिण सूडान इस सूचकांक में निम्नतम स्थान पर रहा था, तो ये भी कथन आपके इसमें सही है भाई, ठीक है ना। तो 133वें पे रहा था भारत 2022 के आंकड़ों के अकॉर्डिंग है और 23-24 के अंदर, और 2025 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसमें रहता है 130वां स्थान। तो भारत का स्थान अभी 2025 जो है इसमें 130वां स्थान रहता है भाई, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो है ये आपके असत्य है, बाकी सभी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 53 नंबर आपको दे रखा है, भारत के व्यापार के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन कौन से हैं उनका आपको चयन करते हुए बताना है भाई। तो सबसे पहला आपको दे रखा कि वर्ष 2025 में 6.1% की वार्षिक वृद्धि के साथ भारत का कुल निर्यात $825.3 बिलियन रहा है, $825.3 बिलियन रहा है, जो कि आपकी बिल्कुल सत्य है भाई। दूसरा दे रखा कि वर्ष 2025 में 7.4% की वृद्धि दर के साथ भारत का कुल आयात है वो $919.9 बिलियन रहा है, तो ये भी आपकी बिल्कुल सही है। यानी कि भारत ने निर्यात किया है $825 बिलियन का और आयात किया है अपने $9.19 बिलियन का, तो इसमें ये भी आपके सही रहने वाला है। और तो इसमें सत्य कथन रहेगा दोनों आपके, यानी 1 और 2 दोनों, ठीक है। और इस व्यापार में अगर देखा जाए तो कुल जो व्यापार घाटा है, यानी कि अगर आयात में से निर्यात को अगर माइनस करते हो तो कुल आयात घाटा आता है आपके $94.7 बिलियन। इतने का घाटा भारत है वो हर वर्ष उठा रहा है आयात निर्यात के अंदर, यानी कि भारत है वो खरीद ज़्यादा रहा है और बेच कम रहा है भाई। तो इसमें घाटा कितना होता है 94.7 बिलियन $। तो ऑप्शन नंबर इसमें 2, 3 है वो सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 54 नंबर आपको दे रखा है, भारत के सेवा व्यापार से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत के सेवा व्यापार के बारे में कुछ कथन दे रखे हैं, इस पर आपको विचार करना है और कितने कथन सत्य है, कौन सा इसकी व्याख्या करता है वो आपको बताना है भाई। कथन ये दे रखा है कि वित्त वर्ष 2025 में सेवा व्यापार अधिशेष $188.8 $188.8 बिलियन था। और इसमें आपको कारण दे रखा है कि वित्त वर्ष 2025 में भारत का सेवा निर्यात $387.7 बिलियन रहा, जबकि सेवा आयात $198.7 बिलियन रहा था। तो इसमें आपके रहेगा ए और आर दोनों सही है और आर है वो ए की सही व्याख्या भी करता है भाई। तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर 1। और इसमें जो व्यापार अधिशेष था वो 188.8 था और सेवाओं के व्यापार अधिशेष ने वस्तु व्यापार घाटे के 2/3 हिस्से को कवर किया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 55 नंबर आपको दे रखा कि भारत के सेवा क्षेत्र के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कर असत्य कथन का चयन कीजिए। तो इसमें असत्य कथन कौन सा है उनका आपको चयन करना है। तो पहला आपको दे रखा कि वित्त वर्ष की पहली 6 मई में 2026 में सेवा क्षेत्र का देश की जीडीपी में योगदान है वो 53.6% था, जो कि बिल्कुल सही है। भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा निर्यातक था। तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा 5वां नहीं 7वां सबसे बड़ा निर्यातक था, इसमें रहेगा 7वें नंबर पे, तो ये गलत हो गया कथन। तीसरा दे रखा सेवा क्षेत्र एफडीआई यानी कि विदेश प्रत्यक्ष निवेश का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना था, ये भी सही है। वर्ष 2023-25 के दौरान कुल एफडीआई प्रवाह में सेवा क्षेत्र का औसत हिस्सा 80.2% रहा था, तो ये भी आपके सही है अभी। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो है ये इसमें सत्य कथन रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 56 नंबर आपको दे रखा है, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी का सह अस्तित्व कहलाता है। तो मुद्रास्फीति और जो बेरोजगारी है इसका जो सह अस्तित्व है ना वो कहलाता है आपके निस्पंदन स्फीति यानी कि स्टैगफ्लेशन। ऑप्शन नंबर जो 2 है ये इसमें आपको सही रहेगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता पूर्ण होने तथा पूर्ण रोजगार क्षमता के बाद लगातार मांग बढ़ने पर तेज गति से कीमतें बढ़ती है, जो अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत घातक होती है, क्योंकि इस स्थिति में उत्पादन में जड़ता की स्थिति आ जाती है, जिससे नए रोजगार के अवसर सृजित नहीं होते हैं और फलते बेरोजगारी में वृद्धि होती है भाई। और अर्थव्यवस्था में ऐसी स्थिति देखा जाए जिसमें लगातार बेरोजगारी बढ़ने के साथ साथ कीमतें बढ़ती है, इसको कहते हैं स्टैगफ्लेशन, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर रहेगा आपके 2 निस्पंदन स्फीति या स्टैगफ्लेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 57 नंबर आपको दे रखा है कि राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में कौन से 3 आयाम लिए गए।
तो कौन से 3 आयाम लिए गए, तो इसमें आ जाएगा आपके सबसे पहला आएगा स्वास्थ्य, ठीक है ना, स्वास्थ्य रहेगा, उसके बाद आएगा शिक्षा, उसके बाद रहेगा जीवन स्तर। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है ये आपके इसके 3 आयाम रहते हैं भाई। और स्वास्थ्य में रहता है आपके पोषण, किशोर व किशोर मृत्यु दर और मातृ स्वास्थ्य दर, ये 3 रहती है स्वास्थ्य के अंदर। शिक्षा में आती है आपके स्कूल के वर्ष, स्कूल में उपस्थिति। और जीवन स्तर में रहता है आपके खाना पकाने का ईंधन, स्वच्छता, पेयजल, आवास, बिजली, संपत्ति और बैंक अकाउंट, ये सभी रहते हैं जीवन स्तर के अंदर, ठीक है ना। इसमें रहेगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 58 नंबर आपको दे रखा है, निर्देश दे रखा है कि निम्नांकित सारणी 5 राज्यों MNOP और Q में गरीबी रेखा तथा लिंग के आधार पर जनसंख्या प्रतिशत वितरण दर्शाती है। और ठीक है ना, दर्शाती है। तो इसमें आप क्वेश्चन पूछा है कि यदि राज्य O की गरीबी रेखा से ऊपर की पुरुष जनसंख्या 1.7 मिलियन है तो O की कुल जनसंख्या क्या होगी। यानी कि आपको ये एक दे रखी है सारणी जिसमें पुरुष और महिला का अनुपात दे रखा है, गरीबी रेखा से नीचे कितने हैं और गरीबी रेखा से ऊपर कितने हैं, और गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या है वो भी आपको इसमें टोटल दे रखी है। तो इस अकॉर्डिंग आपको बताना है कि कितने लोग हैं वो इसमें ये आपके रहते हैं इस प्रकार। तो इसमें देखो सबसे पहले आपको दे रखा है क्वेश्चन दिया है कि O की जनसंख्या क्या होगी, ठीक है ना। तो O में अगर आप देखा जाए तो O की जनसंख्या आपको गरीबी रेखा से जो ऊपर वाले हैं उनकी पुरुष जनसंख्या दे रखी है 1.4, और O की गरीबी रेखा से ऊपर वालों की जो अनुपात है वो दे रखा है 4:3। तो इसमें जो 4 है जो कि पुरुष को डिनोट कर रही है, तो पुरुष 4 है, इसका मतलब पुरुष जनसंख्या कितनी होगी भाई 1.4 मिलियन। जो 4 है ये आपके 1.7 मिलियन को प्रेजेंट कर रहा है। तो इसका 1 का मान कितना आ जाएगा 1.7/4 हो जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग अगर करोगे आप तो इसमें 1 का मान और फिर आपके रहेगा कि 1 का मान तो हो गया ये वाला, और टोटल कितना है 7, 1.4:3 टोटल कितने हो गए 7 हो गए। तो 1 का मान इतना है तो 7 का मान कितना होगा, तो इसको 7 से गुणा कर देना है। 7 से गुणा करते ही आपको मिल जाएगा 2.975। इतना जो आंसर आएगा इसको फिर गरीबी रेखा से ऊपर वाला देखना है। तो 100% में से 26% घटाओगे तो पीछे कितना बचेगा, क्योंकि 26% नीचे है तो पीछे बचेंगे आपके 74%। तो 74% जो है वो लोग कितने हैं 2.975। इनकी तुलना करोगे तो इसमें 1% जो आपके रहेगा वो आ जाएगा 2.975/74। गुणा कर देना है 100 से, क्योंकि आपको ज्ञात करना है 100%, ठीक है। तो 1% हो गया, फिर उसको 100 से गुणा करोगे तो बन जाएगा 100%, जो कि आएगा आपकी 4.02 मिलियन, ठीक है ना भाई। तो इसमें आंसर रहेगा आपके 4.02 मिलियन, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 59 नंबर आपको दे रखा है कि निर्देश दिया हुआ है कि निम्नलिखित पाई चार्ट 5 राज्यों PQRS और T के वन क्षेत्र को दर्शाता है। तो चार्ट का विचार करें और उस पर आधारित सवालों के जवाब दें। ये आपके एक 5 राज्य जो है PQRS T इनके वन क्षेत्र को दर्शाता है भाई। तो इसमें क्वेश्चन आपको पूछा है कि Q राज्य का क्षेत्रफल क्या होगा यदि कुल क्षेत्रफल 61,700 स्क्वायर किलोमीटर है। मतलब टोटल जो इसका दे रखा है ये आपका कितना है 61,700 स्क्वायर किलोमीटर है। तो इसमें आपको बताना है कि इसका जो आपकी Q राज्य है उसका कितना रहेगा भाई। तो इसमें Q में कितना दे रखा है आपको 22% दे रखा है। तो 61,700 का 22% आपको ज्ञात करना है। तो इसमें मिल जाएगा आपके 13,574 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसमें बिल्कुल आपके सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 60 नंबर आपको दे रखा है। निम्नलिखित बार चार्ट दुनिया भर से भारत में म्यूचुअल फंड के निवेश को रुझान को दर्शाता है। अलग अलग देशों के जो म्यूचुअल फंड है इनमें हमारे भारत का म्यूचुअल फंड का जो आपको दर्शाया गया है अलग अलग वर्ष के। और इसमें आपको पूछा है कि 1996 से 1997 के मध्य भारत में म्यूचुअल फंड के निवेश में कितना शुद्ध अंतर था। तो 1996 का देख लो कितना दे रखा आपको। तो इसमें 96 में दे रखा आपको 24.23 और 97 में दे रखा आपको 31.36। तो इनका अंतर आप करोगे तो आएगा आपके 7.13%, ठीक है ना भाई। तो इसका आंसर रहेगा आपके ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 61 नंबर आपको दे रखा है। सामुदायिक सेवा को BNS 2023 में नए दंड के रूप में
किस धारा में जोड़ा गया था। तो सामुदायिक सेवा जो है इसको नए दंड के रूप में कौन सी धारा में जोड़ा गया था, तो इसमें आ जाएगा आपके धारा 4F के अंदर, ऑप्शन नंबर 2 धारा 4F। और इसमें धारा 48 जो है वो रहती है भारत में अपराध के लिए भारत के बार दुष्प्रेरण। और धारा 69 में रहती है कपटपूर्ण शारीरिक संबंध बनाना। धारा 111 जो है इसमें रहेगा संगठित अपराध संबंधी प्रावधान। धारा 113 में रहेगा आतंकवाद संबंधी प्रावधान। धारा 152 में रहेगा भारत की संप्रभुता एकता अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्य। धारा 304 में रहेगा स्नैचिंग जो होती है छीना झपटी, वो इसमें धारा आपकी 304 के अंदर रहती है। इसमें दंड के जो प्रावधान है ये रहेगा आपके धारा 4F के अंदर, जो कि आपके सामुदायिक सेवा दंड का 6वां स्वरूप रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 62 नंबर आपको दे रखा है कि दिए गए ग्राफ के आधार पर वर्ष 1995 से 2015 तक CO2 की सांद्रता में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ है। तो कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ है, तो इसमें आ जाएगा आपके 4 यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है 11.11% इसमें वृद्धि मतलब परिवर्तन हुआ है भाई, ठीक है ना। क्योंकि देखोगे इसमें आपको दे रखा कि 1995, तो 1995 सांद्रता जो है वो रहेगी आपकी कितनी है 360 है। और फिर आपको दे रहा 2015 के अंदर इसमें आ जाएगी आपके 400। तो 360 से 400 में कितना अंतर है, 40 का अंतर है। तो 40 का अंतर है तो परिवर्तन कितना होगा भाई, परिवर्तन होता है हमेशा जो बेसिक होता है, तो बेसिक 95 वाला है, तो 360 ले लेंगे, गुणा कर देंगे 100 से, तो आपको मिलेगा 11.11%। तो ऑप्शन नंबर रहेगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 63 आपको दे रखा है कि एक विद्यालय में 1200 छात्रों से उनके आगमन के वाहनों के बारे में पूछा गया तथा प्राप्त सूचनाओं में को नई पाई चार्ट द्वारा दर्शाया गया। तो दी गई सूचनाओं के आधार पर ज्ञात करें कि कितने छात्र कार द्वारा विद्यालय आते हैं। तो टोटल छात्र कितने हैं 1200 छात्र, इसका मतलब है कि टोटल कितना 360 होता है, तो 1 डिग्री का मान आ गया ये आपकी, ठीक है। अब पूछा कार से कितने आते हैं, तो कार वाले 150 डिग्री है, तो गुणा कर दो 150 डिग्री से, तो इसका आंसर जो आपके रहेगा वो आ जाएगा 500 यानी कि ऑप्शन नंबर 3, ठीक है ना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा 64 नंबर कि भारत में नए आपराधिक कानूनों संबंधी असत्य कथन को पहचानिए। तो असत्य कथन कौन सा है उसकी आपको पहचान करनी है। तो पहला आपको दे रखा कि ये कानून 25 दिसंबर 2023 को अधिसूचित कर या अधिसूचित हुए, जबकि 1 जुलाई 2024 को प्रवृत्त हुए थे, जो कि सही है। पुराने आपराधिक कानूनों में परिवर्तन हेतु न्यायमूर्ति मलिपट समिति बनाई गई, जो कि सही है। BNSS और BSA द्वारा क्रम से IPC, CRPC और IEA को प्रतिस्थापित किया गया था, जो कि सही है। डिजिटली अपराधों प्रक्रिया साक्ष्यों की मान्यता नहीं दी गई है, तो ये कथन आपके इसमें गलत है, ठीक है ना, क्योंकि इसके तहत आपको इसको मान्यता भी दी गई है भाई। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपके 4 जो है वो रहेगा इसका असत्य कथन, ठीक है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 65 आपको दे रखा है। 65 में आपको दे रखा है भारतीय न्याय संहिता 2023 के संबंध में सत्य कथन को पहचानिए। तो सत्य कथन कौन सा है वो आपको बताना है भाई। तो भारतीय न्याय संहिता यानी कि BNS, तो इसमें 23 वाले के बारे में आपको पूछा है। तो इसमें आपका रहेगा कि इसमें 20 अध्याय और 511 धाराएं हैं। तो 23 के अंदर जो है इसमें आपके 20 अध्याय और 511 दे रखा, जो कि आपकी गलत है, क्योंकि इसमें आपके रहती है 358 धाराएं, ठीक है ना भाई। 20 तो है इसमें अध्याय और 358 है इसमें धाराएं, तो ये कथन हो गया गलत आपके। और आपको पूछा है कि सत्य कथन कौन सा है, तो पहला कथन हो गया आपके गलत। दूसरा दे रखा महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध अपराधों को अध्याय 4 में सुव्यवस्थित किया गया था। तो अध्याय 4 के अंदर है वो बच्चों और ये आपके जो महिला है इनके विरुद्ध अपराध के लिए नामांकित किया गया, जो कि आपके गलत है भाई, ये भी आपके सत्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा भी इसमें आपके रहेगा सत्य, क्योंकि इसमें आपके धारा 3 के अंदर बालक का अर्थ 18 वर्ष से कम आयु वालों का दे रखा था, और इसमें आपके बच्चों और जो महिला है इनके विरुद्ध अपराधों को जो है अध्याय 5 के अंदर व्यवस्थित किया गया था भाई, न कि 4 के अंदर। फिर आपको तीसरा दे रखा कि धारा 2(8) में बालक को परिभाषित, जो कि गलत है। धारा 2(3) के अंदर बच्चे को परिभाषित किया गया था कि 18 वर्ष से जो कम आयु का है उसे हम बच्चा कहेंगे या फिर
नाबालिग कहेंगे। तो ये भी हो गया आपका गलत, क्योंकि 2(8) नहीं है, 2 का तीसरा भाग है। धारा 2 का तीसरे भाग के अंदर इसकी परिभाषा दी गई है। धारा 4 में दे रखा है कि क्वेश्चन नंबर कथन नंबर 4 में दे रखा है कि धारा 2(10) में लिंग को परिभाषित किया गया था, जो कि बिल्कुल सही बात है। धारा 2 के 10वें भाग के अंदर लिंग को परिभाषित किया गया था। इसमें लिंग को समावेशी तरीके से परिभाषित करते हुए महिला, पुरुष और ट्रांसजेंडर को सम्मिलित किया गया था। और 2(8) जो है ना, इसमें आपका रहता है कि दस्तावेजों में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं जो डिजिटल रिकॉर्ड है उनको भी शामिल किया गया था धारा 2(8) के अंदर। तो ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है। इसका सत्य कथन रहेगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 66 आपको दे रखा है। BNS 2023 के अनुसार सामुदायिक सेवा दंड निम्नलिखित में से किस छोटे अपराध हेतु दिया जा सकता है? तो किस छोटे अपराध के लिए दिया जा सकता है? तो इसमें आपके रहेगा कि एक तो आत्महत्या का अगर प्रयास कर रहे हैं तो भी आपको सामुदायिक सेवा का दंड दे सकते हैं। मानहानि, तो मानहानि के तहत भी दिया जा सकता है। शराबी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक दुर्व्यवहार करने के तहत भी ये दंड दिया जा सकता है। छोटी मोटी चोरी जिसमें सामान लौटा दिया गया हो उसके लिए भी ये दंड दिया जा सकता है भाई। तो इसमें आपके ABCD यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है ये इसका सही आंसर रहने वाला है। और BNS की धारा 356 के तहत मानहानि का इसमें आपके रहता है, तो ऑप्शन नंबर रहेगा इसका 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 67 आपको दे रखा है। BNS 2023 के परिवर्तनों संबंधी असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो इसमें जो परिवर्तन हुए थे उसमें कौन से असत्य कथन हैं उनका आपको चयन करना है। सबसे पहले आपको दे रखा IPC 1860 की धारा 124(1) राजद्रोह की समाप्ति कर दी गई है, जो कि सही है। दूसरा दे रखा इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यमों से अपराध को परिभाषित किया गया है, ये भी आपके सही है। धारा 113 में संगठित अपराध को पृथक रूप से परिभाषित किया गया था, तो इसमें आपके ये गलत रहेगा क्योंकि इसमें 113 नहीं है भाई। आपराधिक जो आप मामले रहते हैं जो कि आपके संगठित अपराध हो गए वो धारा 111 के अंदर इनका उल्लेख रहता है, न कि 113 के अंदर। तो ये आपको हो जाएगा असत्य कथन। मॉब लिंचिंग संबंधी प्रावधान जोड़े गए थे, तो ये भी सही है। इसका ऑप्शन नंबर 3 रहेगा असत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 68 आपको दे रखा है। BNS 2023 में कतिपय अध्यायों संबंधी प्रावधान निम्नलिखित में से कहाँ लागू नहीं हुए हैं? तो कहाँ पर लागू नहीं हुए? तो इसमें आ जाएगा आपके नागालैंड और जो अधिसूचित जनजाति क्षेत्र है यहाँ पर आपके BNS 2023 है वो लागू नहीं होंगे, तो ऑप्शन नंबर 1 ठीक है ना। इसमें जैसे BNSS जो अध्याय 9 है, 11 है और 12 से संबंधित जो प्रावधान है उनको छोड़कर शेष प्रावधान यहाँ पर लागू नहीं होते हैं। ये 3 प्रावधान यहाँ पर भी लागू होते हैं भाई। अध्याय 9 वाला, अध्याय 11 वाले प्रावधान और अध्याय 12 वाले प्रावधान जो होते हैं BNSS के, वो तो यहाँ पर भी लागू होंगे। बाकी सारे प्रावधान यहाँ पर लागू नहीं रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 69 आपको दे रखा है। ऐसे अपराध जिनमें आजीवन कारावास का प्रावधान नहीं है अथवा अपराधी के विरुद्ध एक से अधिक मामले लंबित नहीं है, तो किए गए अपराध के लिए निर्दिष्ट कारावास का कितना हिस्सा कारावास के रूप में पूरा करने के पश्चात जमानत का अधिकार मिल जाता है। तो इसमें जो जमानत वाला मामला है वो इसमें रहेगा आपके 1/3। अगर सज़ा उसने पूरी कर ली है, कारावास पूरा कर लिया है, तो उसको जमानत दी जा सकती है, यानी कि 1/3 का प्रावधान रहता है भाई। तो इसमें आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 70 नंबर आपको दे रखा। किसी मामले के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी कि जो FIR है ये कौन दर्ज करवा सकता है? तो किसी भी मामले में जो FIR है ये दर्ज आपकी कोई भी व्यक्ति करवा सकता है। ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही रहेगा। कोई भी व्यक्ति इसमें करवा सकता है। जैसे पुलिस को किसी अपराध की सूचना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी भेजी जा सकती है, जैसे E-FIR होता है वहाँ वैसे भी आप भेज सकते हो, और 0 FIR का प्रावधान भी होता है। पीड़ित को अपने मामले में प्रगति रिपोर्ट जानने का अधिकार है, जो FIR दर्ज की तिथि से 90 दिन के अंदर प्राप्त करेगा। ठीक है ना, कि भी आपकी जो रिपोर्ट आपने दी है उसकी छानबीन कहाँ तक हुई है कहाँ तक नहीं हुई है वो आप जान सकते हो 90 दिन के अंदर। और तलाशी या जब्ती के समय वीडियो रिकॉर्ड करना अनिवार्य होगा। जो तलाशी है या जब्ती की जा रही है उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य रहती है, और कोई भी व्यक्ति शिकायत दर्ज कर सकता है इसके अंदर। यौन अपराध के मामले में पीड़ित की पहचान को उजागर नहीं किया जाएगा। जो पीड़ित है उसको उजागर है उसकी पहचान को उजागर नहीं की जा सकती है। तो इसमें रहेगा ऑप्शन नंबर 3। जो FIR है ये कोई भी व्यक्ति दर्ज कर सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 71 आपको दे रखा है कि रोलेट एक्ट के संदर्भ में सत्य कथन को पहचानिए। तो सत्य कथन कौन से हैं उनका आपको पहचान करनी है भाई। तो सबसे पहले आपको दे रखा है कि महात्मा गांधी ने इसे शैतान की करतूत बताया था। तो बिल्कुल सही है, महात्मा गांधी ने रोलेट एक्ट को शैतान की करतूत बताया, जो कि बिल्कुल सही बात है। और इसको शैतान की करतूत है या निरंकुशवादी कानून भी कहा था गांधी जी ने, तो ये भी आपके सही है। दूसरा दे रखा कि इसके विरोध में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो ये भी आपके कथन सही है। इसी के वापस जो ये गलत कानून आया था, तो इसके विरोध के अंदर लोग हैं वो इकट्ठे हुए थे जलियांवाला बाग हत्याकांड के अंदर। तो वहाँ पर जनरल डायर के द्वारा फायरिंग कर दी गई थी और 13 अप्रैल 1919 के दिन यानी कि वैसाखी के दिन यहाँ पे ये आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था भाई। तो ये भी आपके सत्य है। तीसरा दे रखा कि रोलेट सत्याग्रह गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला अखिल भारतीय आंदोलन था। तो ये भी आपके सही है। पहला अखिल भारतीय आंदोलन जो है ये गांधी जी के द्वारा रोलेट एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया गया था। और ये सत्याग्रह भी आयोजित किया था 24 फरवरी को। 24 फरवरी 1919 को रोलेट प्रस्ताव के विरोध में सत्याग्रह आयोजित किया गया था और सत्याग्रह सभा जो है इसकी स्थापना की गई और गांधी जी इसके अध्यक्ष बने थे। और 6 अप्रैल को ये है आपके अहिंसक विरोधी दिवस के रूप में भी मनाया गया था। तो इसमें आपके तीनों कथन सत्य है, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 72 आपको दे रखा, गांधी जी के आरंभिक आंदोलनों को क्रमानुसार कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो गांधी जी के जो प्रारंभिक आंदोलन हुए थे उनको सही काल के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो इसमें सबसे पहले रहेगा आपके चंपारण सत्याग्रह, ठीक है ना, और जो कि 1917 के अंदर ये आपके हुआ था। फिर आपका रहेगा इसमें अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, जो कि हुआ था आपके इसमें 1918 के अंदर 15 मार्च 1918 को हुआ था। और इसमें मजदूरों के 35% है वेतन मजदूरी को स्वीकृति मिली थी, वो भी आपको ध्यान रखना है। तीसरा रहेगा इसमें खेड़ा किसान आंदोलन। तो खेड़ा किसान आंदोलन हुआ था आपके 22 मार्च 1918 को, ये हुआ था 15 मार्च को और ये होता है आपके 22 मार्च को। तो इस प्रकार रहेगा 1, 3 और 2 ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी 73 आपको दे रखा है, नेहरू समिति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर आपको विचार करना और कौन सा कथन इसमें आपके सही गलत रहता है वो आपको बताना है भाई। तो सबसे पहला कथन आपको दे रखा है, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था, जो कि आपकी बिल्कुल सही बात है। और नेहरू समिति ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। तो पूर्ण स्वराज की मांग है और नहीं की गई थी, ये इसमें आपके गलत रहेगा भाई, ठीक है ना। पूर्ण स्वराज की मांग नेहरू समिति के द्वारा नहीं की गई थी। 10 अगस्त 1928 को समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो ये भी आपके सही है। नेहरू रिपोर्ट जो है वो 10 अगस्त 1928 को प्रस्तुत की गई थी और इसमें आपके भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने की मांग की गई थी, ठीक है ना। तीसरा 4 नंबर दे रखा, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने इस रिपोर्ट का विरोध किया था। यानी कि सुभाष चंद्र बोस और मोतीलाल नेहरू के सुपुत्र जवाहरलाल नेहरू ने भी इसका विरोध किया था भाई। तो इसमें आपके 4 नंबर भी रहेगा जो कि सत्य है, लेकिन दूसरा जो ऑप्शन है ये इसमें आपके रहेगा असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 74 आपको दे रखा, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान घटित निम्न घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें सबसे पहले आपके रहेगा कि अगस्त प्रस्ताव। जो अगस्त प्रस्ताव है ये आपके रहता है 8 अगस्त 1940 को। तो सबसे पहला जाएगा अगस्त प्रस्ताव, जो कि वायसराय लिनलिथगो ने द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग लेने के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य यानी कि डोमिनियन स्टेट और संविधान सभा से संबंधित प्रस्ताव रखा था, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहला आ जाएगा 2 नंबर। फिर इसमें रहेगा आपके व्यक्तिगत सत्याग्रह, यानी कि 17 अक्टूबर 1940 को फिर महाराष्ट्र के पावनार आश्रम में विनोबा जो भावे थे, जो कि प्रथम सत्याग्रही थे, इनके नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन को प्रारंभ किया गया था। तो फिर आ जाएगा 1 नंबर। उसके बाद रहेगा आपके 3 नंबर क्रिप्स मिशन, जो कि आपके आता है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, और ये भारतीयों का सहयोग लेने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने स्टैनफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में मिशन भेजा था, जो कि 22 मार्च 1942 को भारत आता है और 22 मार्च को कराची,
और 23 मार्च को दिल्ली ये पहुंचता है भाई, तो इसमें रहेगा 3 नंबर। फिर दिया रहेगा राजगोपालाचारी योजना, तो सी राजगोपालाचारी जो योजना है ये आपके 1944 में चक्रवर्ती राजगोपाल द्वारा कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच स्वतंत्रता और विभाजन के गतिरोध को दूर करने का एक प्रयास था भाई, तो इसमें रहेगा 4 नंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है ये इसका सही कालक्रम रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 75 आपको दे रखा है, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोट में से सत्य कथन कौन से उनका आपको चयन करते हुए बताना है भाई। तो सबसे पहला दे रखा 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस की बैठक में अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ था, जो कि आपकी बिल्कुल सही बात है। दूसरा दे रखा 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे, तो ये भी आपकी बिल्कुल सही बात है। जीरो आवर जो ऑपरेशन जीरो आवर है इसके तहत सभी जो बड़े नेता थे कांग्रेस के और गांधी जी भी, इनको सभी को है वो गिरफ्तार कर लिया गया था। और तीसरा दे रखा इस आंदोलन के दौरान उत्साह मेहता ने बम्बई में भूमिगत रेडियो स्टेशन स्थापित किया था, तो ये भी आपके बिल्कुल सही है। इसके तहत उत्साह मेहता ने बम्बई में भूमिगत रेडियो स्टेशन की स्थापना की थी और इस रेडियो स्टेशन की स्थापना में उत्साह मेहता का सहयोग राम मनोहर लोहिया के द्वारा किया गया था भाई, तो ये भी आपके सही है। तो इसमें तीनों कथन सत्य है, तो ऑप्शन नंबर रहेगा 4, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 76 आपको दे रखा है, कश्मीर का भारत में विलय किस आधार पर किया गया था। तो कश्मीर के अंदर जो भारत का विलय कश्मीर का विलय भारत में होता है, तो इसका आधार रहता है आपके कि विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा, यानी कि जो जम्मू कश्मीर के महाराजा थे हरि सिंह, उन्होंने पाकिस्तान समर्थित कबायली आक्रमण के बाद भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे और ये हस्ताक्षर होता है 26 अक्टूबर 1947 को। ये डेट भी आपको ध्यान रखना है, इसमें रहेगा आपके विलय पत्र पर हस्ताक्षर द्वारा, और राजा का नाम भी ध्यान रखना, हरि सिंह जी थे उस समय वहाँ के महाराजा, तो ऑप्शन नंबर रहेगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 77 आपको दे रखा है, आज़ाद हिंद बचाओ समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था। तो आज़ाद हिंद जो समिति है इसका गठन होता है आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों की पैरवी करने हेतु, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। इसमें आपके भूलाभाई देसाई के नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों की पैरवी के लिए आज़ाद हिंद बचाओ समिति का गठन किया गया था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, कैलाशनाथ काटजू और अरुणा आसफ अली जैसे प्रमुख वकील शामिल थे, तो इसमें आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 78 आपको दे रखा है, राज्य पुनर्गठन संदर्भ में राज्य पुनर्गठन आयोग के संदर्भ में असत्य कथन है, तो इसमें असत्य कथन कौन रहता है भाई। तो इसमें आ जाएगा आपके कि आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को उचित माना है, जो कि आपके गलत है, क्योंकि इन्होंने भाषा के आधार पर राज्यों को बांटने पर नहीं बताया था, तो ये आपके रहेगा गलत, उचित नहीं माना था इन्होंने, तो ये दूसरा कथन पहला कथन हो गया असत्य। दूसरा दे रखा हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पणिकर इस आयोग के सदस्य थे, जो कि आपकी बिल्कुल सही है। इस आयोग के अंदर आपके सदस्य आते हैं के.एम. पणिकर और एच.एन. कुंजरू। तीसरा दे रखा कि आयोग ने भारत में राज्यों की विभिन्न श्रेणियों को समाप्त करने की सिफारिश की थी, जो कि बिल्कुल सही बात है। और आयोग ने प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने की अनुशंसा की थी। हाँ, तो इन्होंने भाषा के आधार पर नहीं बोल करके प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने की अनुशंसा की गई थी, तो ये भी आपके सत्य है। तो इसमें पहला कथन आपके असत्य है। और इसका जो गठन है ये होता है आपके 29 दिसंबर 1953 को हुआ था। इसके अध्यक्ष बने थे फजल अली और इसकी रिपोर्ट 1955 में प्रस्तुत की गई थी, ठीक है ना, जिसमें आपके रहता है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे, तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर 1 जो है ये इसमें सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 79 आपको दे रखा है, डिग्गी बर्ड प्लान के तहत भारतीय सत्ता को किस प्रकार हस्तांतरित किया जाना था। तो डिग्गी बर्ड जो प्लान था उसके आधार पर जो सत्ता है ये आपके भिन्न भिन्न प्रांतों को सत्ता हस्तांतरण करने का प्रावधान किया गया था। तो इसमें डिग्गी जो बर्ड प्लान है ये अप्रैल 1947 में माउंट बैटन ने अपने सलाहकार इसमें और एबल के सहयोग से सभी प्रांतों और रियासतों को अलग अलग सत्ता हस्तांतरण की योजना बनाई थी, जिसे डिग्गी बर्ड प्लान
या बाल्कन प्लान के नाम से भी जाना जाता है, और पंडित नेहरू ने इसके विरोध के कारण इस योजना को त्यागना पड़ा था। तो इसमें आ जाएगा भिन्न भिन्न प्रांतों को सत्ता हस्तांतरण, यानी कि जो रियासतें थी पहले उनको अलग अलग अपना अपना रियासतों का जो स्वतंत्र है अस्तित्व दे दिया जाए, लेकिन नेहरू ने इसका विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 80 नंबर आपको दे रखा है कि भारत में विलय के समय हैदराबाद का निज़ाम था। तो इस समय हैदराबाद के निज़ाम रहते हैं आपके मीर उस्मान अली, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 81 आपको दे रखा है, महात्मा गांधी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन आपको दे रखा है और सत्य कथनों का चयन करना आपको। पहला कथन दे रखा है, कमला देवी चट्टोपाध्याय के कहने पर गांधी ने महिलाओं को अपने आंदोलन में शामिल किया था, जो कि सत्य है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान गांधी व अम्बेडकर के बीच वैचारिक मतभेद जाहिर हुए थे, ये भी आपके सही है। गांधी की पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति फरवरी 1918 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन में हुई थी। तो ये आपके इसमें गलत है भाई, क्योंकि इनकी जो महत्वपूर्ण सार्वजनिक आपके उपस्थिति है ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अंतर्गत 1916 के अंदर हुई थी, न कि 1918 के अंदर। तो ये कथन आपका गलत रहेगा। 4 नंबर दे रखा 1946 में महात्मा गांधी ने नोआखली में सांप्रदायिक हिंसा के विरुद्ध सत्याग्रह किया था, तो ये भी आपके सही है। और तीसरा कथन आपके इसमें सत्य है। आपको पूछा है सत्य कथन कौन से हैं, तो 1, 2 और 4, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 82 आपको दे रखा, आज़ाद हिंद फौज के संबंध में निम्न पर विचार कर असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो इसमें असत्य कथन कौन सा है उसकी आपको पहचान करनी है। तो इसकी आपके 1 सितंबर 1942 को इसकी वैचारिक स्थापना, औपचारिक जो स्थापना है वो 1 सितंबर 1942 को होती है, जो कि बिल्कुल सही बात है। आज़ाद हिंद सेना का गठन काउंसिल ऑफ एक्शन के अधीन किया गया था, तो ये भी आपके सही है। जुलाई 1942 में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सेना को पुनर्गठित किया था, तो 1942 में नहीं किया था, 1943 के अंदर किया गया था। तो तीसरा कथन आपके गलत है भाई। 4 नंबर दे रखा कि झांसी रानी रेजिमेंट नामक महिला सैनिक दल का संबंध इसी से था, तो ये भी आपके सही है। तीसरा ऑप्शन इसमें रहेगा असत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 83 आपको दे रखा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन कौन से कथन सही है उनका आपको चयन करते हुए बताना है। पहला आपको दे रखा, कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार भारत में संविधान सभा का गठन किया गया था, जो कि आपके सही है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसहमति से संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था, तो इसमें स्थायी अध्यक्ष जो है ये आपके चुना गया था राजेंद्र प्रसाद को, न कि सच्चिदानंद सिन्हा को। तो दूसरा कथन हो गया आपके गलत। तीसरा दे रखा है, संविधान सभा की प्रथम बैठक मुस्लिम लीग की अनुपस्थिति में 9 दिसंबर 1946 को संसद के केंद्रीय कक्ष में आयोजित की गई थी, जो कि आपकी बिल्कुल सही बात है। तो इसमें रहेगा 1 और 3, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 84 आपको दे रखा है, मुस्लिम लीग के प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया। तो मुस्लिम लीग ने जो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था, डायरेक्ट एक्शन डे, ये मनाया था आपके 16 अगस्त 1946 को, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल आपके सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 85 आपको दे रखा है, जवाहरलाल नेहरू के संबंध में सही नहीं है। तो जवाहरलाल नेहरू के बारे में आपको कुछ कथन दे रखे हैं, इसमें से बताना है कौन सा कथन सही नहीं है भाई। तो पहला दे रखा है कि ये असहयोग आंदोलन के दौरान पहली बार जेल गए थे, जो कि आपके सही है। दूसरा दे रखा, इन्होंने कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की थी, जो कि आपके गलत है, क्योंकि इन्होंने वो कराची अधिवेशन के अंदर पूर्ण स्वराज की मांग नहीं की थी। तो इसमें दूसरा कथन आपके रहेगा गलत। और तीसरा आपको दे रखा है, 1924 से 1926 तक इलाहाबाद नगर निगम के अध्यक्ष रहे थे, तो ये कथन सही है। सितंबर 1946 में गठित अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष बने थे, तो ये भी कथन आपके सही है भाई। तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर दूसरा जो है ये आपके गलत रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 86 आपको दे रखा है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो से पहली बार गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था। तो पहली बार राष्ट्रपिता कहा था 6 जुलाई 1944 को। 6 जुलाई 1944 को बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो पर पहली बार गांधी जी के लिए राष्ट्रपिता संबोधन प्रयुक्त करते हुए कहा कि भारत की स्वतंत्रता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है राष्ट्रपिता, और भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में
हम आपका आशीर्वाद और शुभकामना चाहते हैं। तो इसमें रहेगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 87 आपको दे रखा है। 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो 1920 के अंदर जो आपके भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है इसकी स्थापना होती है ताशकंद के अंदर। ताशकंद जो कि तत्कालीन सोवियत संघ के अधीन है, उसमें रहेगा आपकी ताशकंद, ठीक है ना। 17 अक्टूबर 1920 को ताशकंद के अंदर M.N. रॉय, अम्बानी मुखर्जी, मोहम्मद अली, मोहम्मद शफीक और M.P.T. आचार्य ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी और ये भारत को ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से मुक्त कराने के लिए रूसी क्रांति से प्रेरित एक निर्वासित समूह था और मोहम्मद शफीक इसके पहले निर्वाचित सचिव बने थे भाई। तो इसमें आ जाएगा ताशकंद के अंदर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 88 आपको दे रखा है कि सांप्रदायिक पंचाट एवं पूना पैक्ट में करने से दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी? तो इसमें दलित वर्ग को मिली थी आपके 71 और 148 सीटें, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है ये इसमें आपके सही रहने वाला भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 89 आपको दे रखा है। कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता तथा भारत विभाजन का आधार बनी थी? तो इसमें आ जाएगा आपके माउंट बैटन जो योजना है ये भारतीय स्वतंत्रता और भारत के विभाजन का आधार बनी थी। तो ऑप्शन नंबर रहेगा इसमें 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 90 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है कि 1937 में चुनाव के बाद प्रांतों में मुख्यमंत्रियों के संबंध में असत्य कथन है। कौन से प्रांत का कौन मुख्यमंत्री बने थे उसके बारे में आपको बताना है, कौन सा इसमें असत्य रहता है। तो बम्बई प्रांत के अंदर बने थे B.G. खैर, संयुक्त प्रांत में बने थे आपके गोविंद वल्लभ पंत, उड़ीसा के अंदर बने थे आपको दे रखा B.G. खरे जो कि गलत है, इसमें बने थे आपके महाराजा कृष्णचंद और फिर बने थे गणपति नारायण देव, फिर बने थे आपके विश्वनाथ दास। तो इसमें आपके B.G. खरे जो है ये गलत हो जाएगा भाई। बिहार के अंदर बने थे श्री कृष्ण सिन्हा जो कि सही है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 91 आपको दे रखा है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बनी समानांतर सरकारों के संबंध में असत्य कथन है। तो इसमें असत्य कथन कौन सा है? तो इसमें आ जाएगा आपके कि तामलुक में रक्त वाहिनी का गठन किया गया था जो कि आपके गलत है, ठीक है ना। तामलुक के अंदर आपके रक्त वाहिनी का गठन नहीं किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये इसमें हो जाएगा आपके असत्य कथन, बाकी सभी कथन सत्य है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 92 आपको दे रखा है कि 15 जून 1947 को कांग्रेस ने दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता करने वाले थे आचार्य J.B. कृपलानी। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 इसमें बिल्कुल आपके सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 93 आपको दे रखा है, निम्न में से लोक नीति के प्रमुख लक्षणों में शामिल नहीं है। तो लोक नीति के प्रमुख जो लक्षण थे उसमें कौन सा शामिल नहीं रहता है? तो इसमें आ जाएगा कि ये सदैव सकारात्मक होती है। ये कथन आपके इसमें शामिल नहीं था भाई, क्योंकि लोक नीति सकारात्मक भी हो सकती है और नकारात्मक भी हो सकती है। तो इसमें आंसर नंबर रहेगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 94 आपको दे रखी है, निम्न में से नित्य निर्माण के अंग है। तो नित्य निर्माण के जो अंग रहते हैं इसमें आपका रहेगा दबाव समूह और विधानमंडल और प्रशासक की जो इकाइयाँ हैं ये भी इसका हिस्सा रहती है। और इसके अलावा और देखा जाए तो आपके जैसे संविधान हो गया, विधानमंडल हो गया, मंत्रिमंडल हो गया, नीति आयोग हो गया, राष्ट्रीय विकास परिषद हो गया, प्रशासनिक इकाइयाँ हो गया, न्यायपालिका, राजनीतिक दल और परामर्शदात्री समितियाँ या फिर मंत्रणा निकाय और दबाव समूह। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 जो है 2 जो है ये इसका सही रहेगा आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 95 आपको दे रखा, पंचायती राज संस्थाओं के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को पद से हटाने के संबंधी अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्न में से असत्य कथन है। तो असत्य कथन कौन सा है उसका आपको चयन करना है भाई। तो इसमें आ जाएगा आपके कि यह दूसरा ऑप्शन, यानी कि प्रस्ताव पारित होने के लिए निर्वाचित सदस्यों का 2/3 बहुमत होना आवश्यक है। ये इसमें आपके असत्य रहेगा, क्योंकि इसमें 2/3 नहीं होकर के आपके जो हटाने का जो प्रस्ताव रहेगा वो 3/4, यानी कि ये प्रस्ताव 3/4 बहुमत से पारित हो जाए तो अध्यक्षता करने वाला अधिकारी को नोटिस बोर्ड पर नोटिस चिपका कर उसे राजपत्र में प्रकाशित करवाएगा। इसी के साथ वे अपना पद रिक्त हो जाएगा।
तो 3/4 यानी कि 3/4 है वो, इसमें आपके बहुमत होना जरूरी है भाई। तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसमें असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 96 आपको दे रखा, कथन दिया हुआ है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत पंचायतों को एक संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था, और कारण दे रखा है कि 1992 से पहले संविधान में ग्राम पंचायतों का कार्य उल्लेखनीय नहीं था, यानी कि 1992 से पहले संविधान में ग्राम पंचायत जो कार्य है ये इसमें उल्लेखित नहीं थे, तो ये कथन आपके गलत है भाई। तो इसमें ऑप्शन नंबर रहेगा 3, ये सही है लेकिन जो आर है वो आपके इसमें गलत हो जाएगा भाई, ठीक है ना, क्योंकि इसमें 1959 जो है वहाँ से त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था लागू कर दी गई थी, और इससे संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था वो अलग बात है, लेकिन शुरुआत है वो 1959 से हो गई थी भाई, ठीक है ना। फिर 73वां संविधान संशोधन होता है 1992 के अंदर, और इनको संवैधानिक दर्जा दिया जाता है, और 24 अप्रैल 1993 को ये लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 97 आपको दे रखा है, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो कौन सा एक कथन है जो कि सही नहीं है उसका आपको चयन करना है। तो इसमें आपका रहेगा कि 1992 में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था और पूरे राज्य में ग्राम पंचायतें स्थापित की गई थी, जो कि आपके गलत है, ठीक है ना। चौथा कथन जो है ये आपके इसमें असत्य हो जाएगा, क्योंकि 74वें संविधान संशोधन लागू होने के बाद राजस्थान के अंदर 23 अप्रैल 1994 को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 पारित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें रहेगा आपके असत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 98 आपको दे रखा है, सूची 1 को सूची 2 से सही सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में आपको दे रखा है पंचायती राज हेतु समितियां, सूची 2 में दे रखी है उनके गठित वर्ष। तो सबसे पहले आपको दे रखा अशोक मेहता समिति, तो इनका गठन होता है 1977 के अंदर, यानी कि 1977 के अंदर। तो इसमें रहेगा 4 नंबर। GVK राव समिति, तो इसमें आ जाएगा 1985 3 नंबर। LM सिंघवी समिति, इसमें आ जाएगा 1986 यानी कि 1 नंबर। गौडगिल समिति, तो इसमें आ जाएगा 1988 यानी कि 2 नंबर। तो इसका आंसर रहेगा 4 3 1 2, ऑप्शन नंबर 1 जो है 2 जो है ये इसका सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 99 आपको दे रखा है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। तो इसका गठन होता है भाई मानवाधिकार संरक्षण आयोग 1993 के तहत, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। और इसके तहत 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कर दिया गया था, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर रहेगा आपके 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 100 नंबर आपको दे रखा है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो असत्य कथन कौन सा है उसका आपको चयन करना है। तो इसमें आ जाएगा आपके राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पीड़ित की याचिका पर ही मानवाधिकार के हनन की जांच कर सकता है। तो ये कथन आपके इसमें असत्य रहेगा भाई, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका रहेगा आपके असत्य, क्योंकि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग संसद द्वारा अधिनियमित मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत गठित किया गया था, अतः यह एक सांविधिक निकाय है और स्वयं प्रेरणा से या किसी पीड़ित व्यक्ति की शिकायत पर मानव अधिकार उल्लंघन की शिकायत की जांच करना है। आयोग को इस अधिनियम के अधीन शिकायतों की जांच करने हेतु सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती है, और आयोग किसी ऐसे मामले की जांच हेतु अधिकृत नहीं है जिसे गठित हुए 1 वर्ष से अधिक हुआ है, यानी कि 1 वर्ष से अधिक अगर मामला टाइम हो गया तो उस मामले पर जांच है वो नहीं की जा सकती। तो ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है, इसका टाइमिंग भी। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 जो कि है आपके असत्य। तो ये था भाई आपके माइनर टेस्ट नंबर 10 का पेपर सॉल्यूशन। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।